हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर बीएनएस लेक्चर सीरीज, जहां हम जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स एंड सेक्शंस को एट स्ट्रेच डिस्कस करते हैं। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था जो भी ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मिसकैरेज है, ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज। ये वाला जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट कर लिया था एंड जिसमें हमने देखे थे कुछ सेक्शंस। सिर्फ 5 सेक्शंस हैं जिसमें हमने देखा था कि मिसकैरेज क्या होता है, मिसकैरेज कॉज करना कब और किसके लिए ऑफेंस है, क्या लाइबिलिटी होगी, ये सारी चीजें विद और विदाउट कंसेंट जो भी कॉन्सेप्ट थे इसके हमने मिसकैरेज से रिलेटेड वो समझने की कोशिश की थी, साथ इसके पेनाल्टीज के साथ। इसके साथ ही ये टॉपिक कवर करने के बाद वी स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड। ये टॉपिक हमने शुरू किया था जिसमें वी ऑलरेडी कवर्ड सेक्शन 93। सेक्शन 93 हमने कवर कर लिया था जिसमें हमने पढ़ा कि एक्सपोजर या अबैंडन कर देना किसी बच्चे को, 12 साल से कम के किसी बच्चे को एक्सपोजर या अबैंडन करना। एक्सपोजर या अबैंडन क्या है? एक्सपोजर मतलब उसे ऐसे छोड़ देना ताकि वो सारे वल्नरेबिलिटीज को, उसे खुद सारे प्रॉब्लम्स को, जो भी चीजें आए वो खुद उसको सफर करे, फेस करे। जैसे उसे कई बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर छोड़ दिया तो उसे जानवर अटैक कर रहे हैं या कोई आके उसे उठा के ले गया, पकड़ के ले गया, तो जो भी कुछ सिचुएशन आए वो खुद उसे देखे, वो एक्सपोजर। एंड लीव यानी उसे छोड़ देना, मतलब अबैंडन कर देना, कंप्लीटली पूरी तरीके से छोड़ देना। ये 12 साल से कम के बच्चे को ये एक ऑफेंस है और इसकी पनिशमेंट जो है सेक्शन 93 में दे रखी है। यहां तक हमने कवर कर लिया था। इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा भाई? सेक्शन का मेनली कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी इंसान जो कि फादर है या मदर है, मतलब कौन पेरेंट्स हो गए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो भी केयर टेकर्स हैं, यानी जिसके पास भी बच्चे की कस्टडी है, लीगल गार्डियन हो सकते हैं, या जिस किसी के पास कस्टडी है, अगर ऑर्फनेज है तो वो, या कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसका मैनेजमेंट, हॉस्पिटल्स हैं तो उसके मैनेजमेंट, ये सारे जो भी केयर टेकर्स हैं बच्चे के, चाइल्ड बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज, उसके केस में अगर वो बच्चे को अबैंडन करते हैं, एक्सपोजर या अबैंडन होता है, अबैंडनमेंट होता है किसी बच्चे का, तो दे आर लाइबल अंडर सेक्शन 93। अप टिल हियर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 94 से। सेक्शन 94 क्या कहता है? देखिए, कंसीलमेंट बाय ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। कंसीलमेंट मतलब छिपाना, ठीक है, हाइड करना। तो सेक्शन का मतलब क्या है? देखिए, कंसीलमेंट मतलब छिपाना, ऑफ बर्थ यानी जन्म के बारे में छिपाना, कंसीलमेंट छिपाना, बर्थ जन्म लेना, जन्म के बारे में छिपाना, बाय सीक्रेट डिस्पोजल, सीक्रेटली उसे डिस्पोज करके, ठीक है, किस चीज को डिस्पोज करके? डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। डिस्पोज करना मतलब क्या? उसे हटा देना। डेड बॉडी को सीक्रेटली यानी बिना किसी को बताए, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अगर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, मतलब उसे गाड़ दिया या उसे जला दिया या उसे फेंक दिया या उसे डुबो दिया, कुछ भी उसे हटा दिया, ठीक है, ये सब डिस्पोजल हो गया। डिस्पोज ऑफ करना यानी हटा देना उसको। तो डेड बॉडी को अगर सीक्रेट तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, क्यों? कंसीलमेंट के लिए, बर्थ के कंसीलमेंट के लिए, यानी उसका जन्म हुआ था ये छिपाने के लिए। क्या है सेक्शन का नाम? कंसीलमेंट ऑफ बर्थ, जन्म के बारे में छिपाना, बाई क्या करके? सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, डेड बॉडी को सीक्रेटली डिस्पोज ऑफ कर, ठीक है। ये सेक्शन क्या रहा है? देखिए, whoever यानी कोई भी, by secretly burying or otherwise disposing of the dead body, जैसे कि मैंने कहा डिस्पोजल मतलब उसे किसी भी तरीके से हटा देना, ठीक है। अब हटाने का क्या तरीका हो सकता है? आपने उसे गाड़ दिया, बरी कर दिया, या उसे जला दिया, बॉडी को जला दिया। बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के यही तो तरीके होते हैं, उसे गाड़ दिया या जला दिया या पानी में बहा दिया, यही तरीके होते हैं। तो वही कह रहा है कोई भी इंसान, लेकिन क्या एसेंशियल्स हो गए? सबसे पहले लिखा है सीक्रेटली, बाई सीक्रेटली मतलब बिना किसी को बताए, छिपते छिपाते हुए। जैसे हम सीरीज या मूवीज में देखते हैं, जब कोई क्राइम कमिट होता है तो डेड बॉडी को छिपाने के लिए क्या करते हैं लोग? अपने लॉन के पीछे खुदाई करके उसमें डेड बॉडी गाड़ दी, या उसे कार में बॉडी को ले गए और कहीं खाई से नीचे गिरा दिया, या उसे कहीं कार के साथ जला दिया, या बॉडी को पीसेस में कट करके जगह जगह पे फेंक दिया ताकि मिले नहीं बॉडी। डिस्पोज ऑफ करने के अलग अलग तरीके। तो यहाँ हम बात करें किसी अडल्ट की नहीं, यहाँ किसी बच्चे की बात हो रही है, बिकॉज ये पूरा टॉपिक ही उस बारे में है। तो ये सेक्शन भी छोटे बच्चे के डेड बॉडी से रिलेट करता है। किस लिए? क्या कह रहा है कि भाई
सीक्रेट तरीके से कोई भी इंसान बाय सीक्रेटली बरीइंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडी, या तो गाड़ के या किसी और तरीके से बॉडी को डिस्पोज ऑफ करके, किसकी, ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे की, सीक्रेटली क्या, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोजल, ठीक है, सीक्रेटली बॉडी का डिस्पोजल, किसकी, ऑफ अ चाइल्ड। ये सारे हमारे एसेंशियल्स होके चले जा रहे हैं। पहला सीक्रेटली, भाई आप छिपते छिपाते कर रहे हो किसी को, अब आप जब ऑफेंस कर रहे हो तो छिपा के ही करोगे ना, किसी को दिखाते हुए ले जाके बॉडी तो डिस्पोज करोगे नहीं। तो सीक्रेटली सबसे पहले छिपा के, सेकंड डिस्पोजल, बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर देना, उसे टू गेट रीड ऑफ, उसे हटा देना। थर्डली किसकी बॉडी, किसी बच्चे की, चाइल्ड, whether such child die before or after or during its birth, चाहे उस बच्चे का जन्म, क्या लिखा है, whether such child die, चाहे उस बच्चे की जो डेथ है वो जन्म के पहले हुई या जन्म के दौरान हुई या जन्म के बाद हुई, तीनों केसेस किसी बच्चे की बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना छिपा के, जिसकी डेथ जन्म के या तो पहले ही हो गई या जन्म के दौरान हुई, जन्म के दौरान मतलब डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे की मौत हो गई, ठीक है, या फिर तीसरा आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के बाद, मतलब तीनों केसेस में अगर बच्चे की डेथ होती है वहां पे इंटेंशनली कंसील्स और एंडेवर्स टू कंसील, कंसील मतलब बताया छिपाना, एक और एसेंशियल क्या हो गया, इंटेंशनल, इंटेंशनल कंसील, कंसील मतलब छिपाना, इंटेंशनल यानी इंटेंशन के साथ एक और टर्म है इंटेंशनली कंसील, ये तो हमें समझ में आया कि जानबूझ के वो उस डेड बॉडी को छिपाता है। और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एंडेवर्स टू कंसील, एंडेवर्स मतलब कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, एफर्ट करना, तो या तो छिपाता है जानबूझ के या छिपाने की कोशिश करता है। अब हमने अटेम्प्ट वाला जब पढ़ा था भाई, अकम्प्लिशमेंट नहीं हो पाया तो वो अटेम्प्ट हो गया, तो वही कह रहा है कि या तो छिपाता है इंटेंशनली, इंटेंशनली कंसील्स, और एंडेवर्स टू कंसील या छिपाने की कोशिश करता है, द बर्थ ऑफ सच चाइल्ड, उस बच्चे के जन्म के बारे में, ठीक है, वहां पे क्या है ये, अब देखिए इसके बाद की पनिशमेंट, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईच डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म व्हिच मेक्स 10 to 2 years और फाइन और बोथ। पनिशमेंट क्या दे रखी है कि 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन, ठीक है। मतलब सेक्शन ने कहा क्या, सेक्शन ये बात कह रहा है कि कोई भी इंसान किसी बच्चे के जन्म के बारे में अगर छिपाना चाहता है कि इस बच्चे का जन्म हुआ था, ये किसी को पता ही ना चले, और उस बच्चे की डेथ हो चुकी है, जिस बच्चे के बारे में छिपाया जाना है, उस बच्चे की, जिस बच्चे के बर्थ के बारे में छिपाया जाना है, उस बच्चे की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, या तो उसके बर्थ के पहले ही डेथ हो चुकी, या ड्यूरिंग द बर्थ डेथ हो चुकी है, या आफ्टर द बर्थ उसकी डेथ हो चुकी है, डेथ कॉज की जा चुकी है, डेथ हो चुकी है, उस बच्चे के बर्थ के बारे में छिपाने के लिए कोई इंसान अगर जानते हुए, सब कुछ जानते हुए कि भाई एक बच्चा था, उसका, उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने, इंटेंशनली, इंटेंशन के साथ वो क्या करता है, बॉडी को डिस्पोजल करता है, छिपाने की इंटेंशन से उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है, बॉडी को हटा देता है, कैसे, या तो गाड़ देता है, जला देता है, कुछ भी करता है ऐसा, किसी और तरीके से उसका डिस्पोज ऑफ कर देता है, उस इंसान को सेक्शन 94 के अंदर पनिशमेंट मिलेगी, कितनी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years विद और विदाउट फाइन हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कोई देयर इज दिस गर्ल हु इज नॉट येट मैरिड, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है, एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट विथ समवन से, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है, अभी शादी नहीं हुई है, बट शी गेट्स प्रेग्नेंट विद हर बॉयफ्रेंड। तो अभी हमारी सोसाइटी का नोशन क्या है कि अच्छा अनमैरिड लड़की प्रेग्नेंट हो गई, कैसे शादी होगी, उसके पेरेंट्स को 25 तरह की चीजें आ जाएगी दिमाग में कि सोसाइटी क्या कहेगी, लड़की का नाम खराब होगा, इसकी शादी कैसे होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। सो अब क्या करते हैं वहां पे उसके पेरेंट्स कि जैसे ही उन्हें इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, वो इस बच्चे को, जब ही अब बच्चा डिलीवर होने वाली स्टेज में ही है, ठीक है, वो उस बच्चे को अबॉर्ट कराने के लिए कहते हैं, उसका मिसकैरेज कराने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पे मेडिकल प्रोसीजर से ऐसा किया जाता है कि द बेबी डाइड विद इन द वूम ऑफ द मदर, ठीक है, उस जन्म के पहले ही, विद इन द वूम ऑफ द मदर, जन्म के पहले ही उस बच्चे की डेथ कॉज करा दी गई। अब
जन्म के बाद उस बच्चे को ले जाके आपने कहीं गिरा दिया या पानी में बहा दिया, कुछ भी, तो ये इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगा। या यही मान लीजिए कि अगर प्रेग्नेंट थी लड़की, ठीक है, शी डिलीवर्ड, अभी हमने एग्जांपल देखा उसके वूम में ही मार दिया गया, मतलब क्या है, बिफोर द बर्थ वाली बात की हमने, तो यहाँ पे सारे एसेंशियल्स फुलफिल हुए, ठीक है। देखिए एक लड़की जो है उसकी प्रेगनेंसी को बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड खत्म किया गया, उस बच्चे को की डेथ कॉज की गई, ठीक है, बिफोर द चाइल्ड वाज बोर्न, पहला एसेंशियल। दूसरा क्या हुआ, सीक्रेट तरीके से आपने क्या किया कि कार में ले जाके और उसे पानी में बहा दिया, बॉडी का डिस्पोजल सीक्रेटली कर दिया। इंटेंशन क्या था, इंटेंशन ये था कि उस बच्चे के जन्म को छुपाना, ताकि पता ना चले कि लड़की प्रेग्नेंट थी। यही था इंटेंशन की, कभी किसी को पता ही ना चल पाए, उस बॉडी को जन्म के साथ ही उस बच्चे को हटा दिया, बहा दिया। तो ये चीज ये इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगा। अब या यही मान लेते हैं कि इसी एग्जांपल में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं कि शी वाज द गर्ल वाज प्रेग्नेंट एंड हर पेरेंट्स गॉट टू नो, ठीक है, नाउ द गर्ल डिलीवर्ड, बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के बाद पेरेंट्स ने क्या किया कि किसी को पता ना चले कि ये इसका बच्चा है, इसलिए उसने जन्म के साथ ही बिल्कुल इंफैंट को, न्यू बॉर्न को ले जाके ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया, ठीक है, ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, आफ्टर द बर्थ, ठीक है, आफ्टर द बर्थ हुआ चाइल्ड के, बच्चे जन्म के बाद क्या हुआ, आपने क्या किया, उसको उसके जन्म को छिपाने के लिए, उसके जन्म को छिपाने के लिए आपने क्या किया कि उस बच्चे के जन्म के साथ ही उसकी डेथ कॉज करवा दी, और उस बच्चे के जन्म को छिपाने के लिए आपने उस बच्चे को ऑर्फनेज के बाहर ले जाके छोड़ दिया। दैट डेड बॉडी, बच्चा नहीं, डेड बॉडी ऑफ द चाइल्ड, उसको ले जाके ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया, ताकि कभी किसी को पता ही ना चले कि द गर्ल डिलीवर्ड दिस चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने सीक्रेटली किया, इंटेंशन क्या था, उस बर्थ को छिपाना, उस बच्चे के बर्थ को छिपाना, उस बच्चे के जन्म के साथ ही आफ्टर द चाइल्ड वाज बोर्न उसकी डेथ कॉज कर दी। तो ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल हुए, अगेन इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगा। अब इसी सेक्शन से हम देखिए सेक्शन 93 और 94 दोनों को समझ सकते हैं थोड़े से एग्जांपल से। इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी डेथ कॉज कर दी गई और उसे ऑर्फनेज के बाहर छोड़ दिया गया। यहाँ पे पर्पस क्या था, पहले डेथ कॉज की गई और उसके बाद छोड़ दिया डिस्पोजल करने के लिए, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर दिया, ये छोड़ दिया। अब इसी केस में मान लीजिए वो बच्चे को की डेथ नहीं कॉज करी, बच्चा जिंदा है और उसे उसके साथ ही ले जाके अबैंडन करके छोड़ दिया, ऑर्फनेज का जिंदा बच्चे को छोड़ दिया, डेड बॉडी नहीं, तो ये सेक्शन 93 के अंदर फॉल कर जाएगा, एक ऑफेंस हो जाएगा। जहां बच्चा सेक्शन 93 क्या कह रहा है कि इसकी अबैंडनमेंट कर दी गई, ठीक है, आपने बच्चे को क्या क्या इंटेंशन आपका सर 93 94 दोनों के अंदर फॉल कर जाएगा। इंटेंशन आपका क्या था, डिस्पोज ऑफ करना, ताकि आप उस बच्चे के जन्म के बारे में किसी को बताओ नहीं, लेकिन आपने साथ ही साथ क्या क्या बच्चे को अबैंडन कर दिया, तो इंटेंशन किसका था 94 का, एक्ट किसका किया 93 का, दोनों के अंडर फॉल कर गया। तो ये है सेक्शन 94, ठीक है। सेक्शन का है क्या भाई, देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर ऑल बर्थ्स एंड डेथ्स आर लीगली रिकॉर्डेड, ठीक है। डेटर क्या करता है कि प्रिवेंट्स द कवर अप ऑफ पोटेंशियल इन्फैंटिसाइड। इन्फैंटिसाइड क्या होता है, बना किस वर्ड से है, इन्फैंट प्लस साइड, इन्फैंट प्लस साइड। साइड का मतलब क्या होता है, जब हम आगे ये सेक्शंस कवर कर लेंगे, जब हम होमिसाइड पढ़ते हैं, होमिसाइड टर्म हम श्योर आप सबने सुना होगा, होमिसाइड टर्म है। होमिसाइड क्या होता है, यहां भी दो वर्ड्स मिलकर बना है, होमो प्लस साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग, टू किल, ठीक है। तो वही इन्फैंटिसाइड वर्ड जो यहाँ है वो भी दो वर्ड से मिलकर बना, इन्फैंट प्लस साइड, यानी साइड मतलब किलिंग। तो एक इन्फैंट को मारना, उसे किल करना कह रहे हैं हम इन्फैंटिसाइड। इन्फैंट कौन है, न्यूबॉर्न बेबीज जो बिल्कुल छोटे हैं, उन्हें हम कह रहे हैं। तो इन्फैंट प्लस साइड, इसे हम इन्फैंटिसाइड करें, ठीक है। और लीगल अबॉर्शंस बाय हाइडिंग द फिजिकल एविडेंस, तो बच्चे की डेड बॉडी को छिपाना ताकि उसके जन्म के बारे में कभी किसी को पता न चले, वो इस सेक्शन में कवर किया जाता है। इस सेक्शन के एसेंशियल्स देखिए जो हमने अभी समझे, सबसे पहले सीक्रेट डिस्पोजल, आपने सीक्रेटली बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया, उस बच्चे की मान लीजिए ऑर्फनेज में छोड़ने के बाहर, अब इसमें थोड़ा चेंज अगेन कर सकते हैं एग्जाम्पल में कि उस बच्चे की डेड बॉडी को गाड़ दिया कहीं, ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो जाएंगी, सीक्रेट डिस्पोजल।
दूसरा क्या है कि टाइमिंग ऑफ बर्थ, टाइमिंग ऑफ बर्थ के अंदर क्या है, टाइमिंग ऑफ डेथ, सॉरी टाइमिंग ऑफ डेथ के अंदर क्या है कि जो बच्चे की डेथ कॉज की गई है, जिस बच्चे से डिस्पोजल करना है, उसकी डेड बॉडी की, बच्चे के लिए उसकी डेड बॉडी की जिसका डिस्पोजल करना है, उसकी डेथ कॉज कर दी गई है, ठीक है। अब डेड बॉडी का डिस्पोजल है तो मतलब उसकी डेथ कॉज की जा चुकी है। डेथ कॉज कब किया जा रहा है, तो ये बहुत ब्रॉडली तीनों फेजेस को कवर करता है, बिफोर द बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ, आफ्टर द बर्थ। तीनों केसेस में कभी भी बच्चे की अगर डेथ कॉज की जाए उसे डिस्पोजल करने के लिए, तो वो कवर हो जाएगा इसके अंदर। ये तीनों फेजेस कवर होते हैं, बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, तीनों चीजें इसके अंदर कवर हो जा रही है। और साथ ही साथ इंटेंशन क्या है, टू कंसील, क्या कंसील करना, द बर्थ ऑफ सच चाइल्ड, कि किसी की नजर में ना आए कि ये बच्चा कभी जन्म लिया था, इस बच्चे का कभी जन्म हुआ था, किसी को पता न चले इस बारे में। ये एसेंशियल्स हैं इस सेक्शन की, जो अगर फुलफिल हो जाते हैं तो फिर ये ऑफेंस सेक्शन 94 के अंदर कमिट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सीक्रेट डिस्पोजल का क्या है कि किस किस तरीके से बॉडी को हैंडल किया जाए, किस किस तरीके से बॉडी से गेट रिड हो सकता है, रिड पाया जा सकता है, किस किस तरीके से बॉडी को कंप्लीटली हटाया जा सकता है। तो ब्यूरियल, गाड़ देना बॉडी को, या अदर डिस्पोजल के तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि कहीं छोड़ देना, जैसे ऑर्फनेज के बाहर डेड बॉडी छोड़ दिया, जैसे बॉडी इनटू द रिवर, थ्रोइंग बॉडी इनटू द रिवर, पानी में बहा दिया, या जंगल में छोड़ दिया, या कहीं भी और ले जाके छोड़ दिया, ठीक है। ये सारी चीजें जिससे कि उसके जन्म के बारे में किसी को पता ना चले, ये तरीका हो जाएगा डिस्पोजल का। और पनिशमेंट हमने क्या देखी, 2 साल तक का रिग्रेस या सिंपल इम्प्रिजनमेंट लिखा है। देखिए क्या लिखा है, ईदर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये सेक्शन कह रहा है ना, ईदर डिस्क्रिप्शन, पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, तो रिग्रेस या सिंपल कोई भी हो सकता है। और इसके साथ ही साथ क्या लिखा है, ईदर डिस्क्रिप्शन विच फॉर अ टर्म ऑफ 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ, मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years विद और विदाउट फाइन, फाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये है सेक्शन 94, ठीक है। 93 और 94 में डिफरेंस क्या हुआ, 93 में बच्चा सही सलामत है, जिंदा है, सिर्फ उसे छोड़ दिया गया है कंप्लीटली, ताकि उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी ना हो, उसके बाद का मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अब तुम अपना जानो, मेरा कोई तुमसे रिश्ता नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन 94 में इंटेंशन क्योंकि उस बच्चे का छुपाना है, और यहाँ पे हम बहुत छोटे बच्चे, बिल्कुल इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं। 94 में वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फेंट्स, 93 में हम इन्फेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये 0 to 12 कोई भी बच्चा हो सकता है, 12 साल तक का। लेकिन 93 में हम क्योंकि बर्थ को छुपाने की बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है इसमें, ड्यूरिंग बर्थ, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ, मतलब इन्फेंट्स की बात हो रही है, बिल्कुल जन्म के साथ, जिसे हम नवजात कहते हैं, उन बच्चों की बात की जा रही है, जन्म के पहले ही या तो मार दिया, या उस दौरान, या फिर उसके बाद, ठीक है। 93 और 94 में ये डिफरेंसेस है। पहले तो ऑब्जेक्टिव का, 93 में ऑब्जेक्टिव बर्थ छिपाना नहीं है, अनलाइक 94, 94 में ऑब्जेक्टिव क्या है, बर्थ छिपाना, उस बर्थ, बच्चे के बर्थ को। 93 में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेड बॉडीज, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइव चिल्ड्रन, जिंदा बच्चों की बात हो रही है, चिल्ड्रन हु आर लाइव, अलाइव, ठीक है। बट इन 94 वी आर टॉकिंग अबाउट डेड बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन, डेड बॉडीज ऑफ इन्फेंट्स, हम उनकी बॉडीज की बात कर रहे हैं, जिंदा बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ और क्या डिफरेंस है, 93 में, 93 का ऑब्जेक्टिव क्या था, 93 का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ है उसे छोड़ देना, ठीक है। लेकिन 94 में ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका डिस्पोजल करना बॉडी का, ठीक है। ये डिफरेंसेस हो गए 93 एंड 94 के। अब आते हैं 95, 95 क्या कह रहा है, 95 सेक्शन जो है वो स्पेसिफिकली क्रिमिनलाइज करता है किस चीज को, द एक्ट ऑफ यूजिंग चिल्ड्रन एज टूल्स और एजेंट्स टू कैरी आउट इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल कामों में लगाने के लिए बच्चों को जब आप सिर्फ अपने एक टूल की तरह यूज करते हो, अपना काम निकलवाने के लिए, अपना काम करने के लिए, कौन से काम, इलीगल एक्टिविटीज में, तब वो सेक्शन 95 के अंडर फॉल करेगा। सेक्शन का नाम ही देखिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, बच्चों को एक्सप्लॉइट करना, उनको यूज करना, किस लिए,
अनलॉफुल कामों में लगाने के लिए, ऑफेंसेस में लगाने के लिए। सेक्शन क्या कह रहा है, लिखिए। सेक्शन का नाम पहले, हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग, तीन टर्म्स यूज हुए। पहला क्या है, हायरिंग, पहला हायरिंग, दूसरा एम्प्लॉइंग और तीसरा एंगेजिंग। तीन टर्म्स यूज कर रहा है। अब ये तीनों का मतलब क्या है? हायर करना, हायर करना मतलब पहला हायरिंग है। हायर करना मतलब किराए पे, भाड़े पे लेना। जैसे मान लीजिए ऑर्फनेज का कोई बच्चा है, ठीक है, आपने बात करके, या किसी से कोई पेरेंट्स बहुत पुअर है, ठीक है, तो आपने पेरेंट्स को कन्विंस करके, मैनिपुलेट करके बच्चे को भाड़े पे ले लिया कुछ दिन के लिए, वो हायरिंग हो गई। ठीक है, किराए पे लेना, भाड़े पे लेना, वो हो जाएगा हायरिंग। एम्प्लॉइंग, हायरिंग मतलब वो हायर वाला हायर की बात नहीं कर रहे हम। हायरिंग यहाँ पे सिर्फ किराए पे लेना, रेंट पे लेना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉइंग मतलब उन्हें काम पे लगाना। हायर इज भाड़े पे लेना, एम्प्लॉइंग इज काम पे लगाना। एंगेजिंग, एंगेजिंग का मतलब सिर्फ उन्हें एंगेज करना। यहाँ पे ना किराए पे लिया जा रहा है, ना ही काम दिया जा रहा है उन्हें, सिर्फ एंगेज करना। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा आपको दिखा, ठीक है, कोई बच्चा दिखा, आपने किसी, कोई छोटा बच्चा, कोई गरीब सा बच्चा रास्ते पे आपको बेगर जैसा दिखता है, आपने उसे बुलाया कि बेटा सुनो इधर आओ, आ, उसे बहला के बुलाया अपने पास और उसे कन्विंस किया कि वहां जो अंकल दिख रहे हैं उनके हाथ में आपको एक वॉलेट दिख रहा है, उसे जाके धीरे से छीन, उसे धीरे से लेके उनसे, ताकि उन्हें पता ना चले, ऐसे लेके मेरे पास लेके आना, ये एंगेज है। मतलब आप उस बच्चे को भाड़े पे भी नहीं ले रहे हो, रेंट नहीं किया है आपने उसे, ना ही उसे एम्प्लॉय कर रखा है आपने, सिर्फ एक किसी चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए उसे एंगेज कर दिया। ये हम एंगेजिंग कह रहे हैं। तो तीन चीजों के लिए, तीन पर्पसेस के लिए, किस लिए, हायरिंग, एम्प्लॉइंग या एंगेजिंग, बच्चे की जब किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है उन्हें, इन तीन तरीके से। क्यों? टू कमिट एन ऑफेंस, पर्पस क्या है, एक ऑफेंस कमिट करवाना, तब सेक्शन 95 जो है वो सेक्शन कम्स इनटू पिक्चर। भाई आपने एक्सप्लॉइट किया बच्चे को, किन कैसे कैसे किया, ये तीन तरीके थे, एक्सप्लॉइटेशन के तीन तरीके दे रखे हैं, हायर करना, एम्प्लॉय करना या एंगेज करना। फॉर द पर्पस, पर्पस क्या है, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई अनलॉफुल काम कराना। अब सेक्शन क्या कहते हैं कि whoever, कोई भी इंसान, हायर्स, एम्प्लॉयज और एंगेजेस, हायर्स, एम्प्लॉयज और एंगेजेस एनी चाइल्ड, ठीक है, टू कमिट एन ऑफेंस। अब यहाँ पे चाइल्ड लिखा है, वी सी दैट अभी के दो सेक्शंस हम देखें 93 94 में एज लिमिट्स को कैटेगराइज कर रखा था, क्लासिफाई कर रखा था। 93 में जब हम बात करते हैं 12 साल से कम के बच्चे, 94 में ऑल दो वहां पे एज नहीं स्पेसिफाई कर रखी है, पर हमें इस सेक्शन को पढ़ के समझ में आता है कि ये इन्फेंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, 95 जो है वो क्लियरली चाइल्ड लिख रहा है, मतलब 18 साल से कम का कोई भी बच्चा, 18 साल से कम का कोई भी बच्चा जिसे एक्सप्लॉइट किया जाता है कोई ऑफेंस कराने के लिए, वहां पे क्या है, पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉट लेस देन 3 years, बट में एक्सटेंड टू 10 years, मतलब कितना, 3 साल से लेके 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो गई। ठीक है, एंड विथ फाइन, इसके साथ ही साथ क्या, फाइन, फाइन भी लगेगा। एंड इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, ये जो पनिशमेंट बताया, यहां तक का पोर्शन जो बताया, 3 साल से लेकर 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन, ये किस चीज के लिए, सिर्फ उनको हायर, एम्प्लॉय या एक्सप्लॉइट करने के लिए, सिर्फ उतना, क्योंकि आपने हायर किया एक गलत काम करने के लिए, चोरी कराने के लिए उसे हायर किया, आपने उसे भाड़े पे लिया ताकि आप उसे चोरी सिखा सको, ताकि सिखा सको कि लोगों के हाथ से मोबाइल कैसे छीनना है, या लोगों के पिक पॉकेटिंग कैसे करनी है, पॉकेट से पर्स कैसे निकालना है, ये सारी चीजें सिखा सको। ठीक है, हायर करना, या एम्प्लॉय किया है आपने ताकि तुम जाओगे और रोड पे से चोरी करके लेके आओगे, एम्प्लॉय किया है, या एंगेज करना किसी भी ऐसी चीज के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, सिर्फ इतने की पनिशमेंट बता रहा है कि आपने अगर किसी इंसान ने जिसने हायर किया या एम्प्लॉय किया या एंगेज किया किसी बच्चे को, किसी भी चाइल्ड आता 18 years, किसी भी बच्चे को, फॉर द पर्पस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, उसके लिए 3 से 10 साल की सजा विद फाइन। ठीक है, अब अगर वो ऑफेंस हो जाता है, एंड इफ द ऑफेंस बी कमिटेड, अगर
जिस ऑफेंस के लिए किया आपने वो हो जाता है, मतलब अगर उसे एम्प्लॉय किया था मोबाइल चुराना सिखाने के लिए, ठीक है, मोबाइल चोरी करने लगा, वो उससे चोरी आ गई, वो मोबाइल चोरी करने लगा, ऑफेंस कमिट हो गया। ऑफेंस के कमीशन के बाद सेकंड पार्ट कह रहा है, पहला पार्ट सिर्फ एम्प्लॉय करने के लिए, दूसरा पार्ट जब ऑफेंस कमिट हो गया तब shall be punished with punishment provided for that offense as if the offense has been committed by such person himself। मतलब ये सेकंड पार्ट कह रहा है कि और अगर जिस ऑफेंस को कमिट कराने के लिए आपने हायर एम्प्लॉय या एंगेज किया था बच्चे को, ठीक है, किया था, उसके लिए अलग पनिशमेंट हो गई। अब जिस ऑफेंस के लिए किया था वो ऑफेंस कमिट हो गया, मान लीजिए आपने किसी बच्चे को, किसी 16 साल के बच्चे को किडनैप किया, किसी 16 साल के बच्चे को आपने एम्प्लॉय कर रखा, हायर कर रखा था उसे धीरे धीरे सिखाने के लिए कि भाई कैसे क्या है कि लोगों के पास से क्राउड में से जाके फोन्स कैसे चुराते हैं, ठीक है, तो आपने उसे इसलिए एम्प्लॉय कर रखा था ये सिखाने के लिए। अब धीरे धीरे उसने शुरू कर दिया, क्राउड में जाके उसे आ गया और वो मोबाइल चुराने लगा, चोरी करने लगा। उस केस में जब वो ऑफेंस होने लगा, वो जब वो ऑफेंस होगा तब आपकी लाइबिलिटी कैसे बनेगी, जैसे वो ऑफेंस आपने खुद ने किया है तब आपके ऊपर उस ऑफेंस की लाइबिलिटी बनेगी। अब सिर्फ हायरिंग या एम्प्लॉइंग की नहीं बनेगी, या उस बच्चे को आपने किसी को मर्डर करने का सिखाया था कि भाई कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे उसने पहला मर्डर कर दिया, उसने सीख लिया, पहला मर्डर कर दिया, मर्डर करते ही ऑफेंस जैसे ही कमिट होगा, आपने किसी बच्चे को इंगेज किया था, मान लीजिए सिर्फ एक इंसान को किडनैप कराने के लिए से, ठीक है, अब एंगेज किया था उसकी तो अलग पनिशमेंट हो गई। जिस मोमेंट उस बच्चे ने किडनैपिंग कर ली, ऑफेंस हो गया, किडनैपिंग हो गई, अब ऑफेंस होते ही आपकी लाइबिलिटी सिर्फ एंगेजिंग की नहीं बनेगी, आपकी किडनैपिंग की लाइबिलिटी बन जाएगी। अब आप पनिशेबल किस चीज के लोगे, उस ऑफेंस के लिए जो कमिट हुआ है, हुआ क्या है, किडनैपिंग, तो आपकी लाइबिलिटी बिल्कुल वैसे बनेगी, हालांकि आपने खुद नहीं किया, आपने करवाया एक बच्चे से, लेकिन सेक्शन ये मानता है, लॉ ये मान के चलता है कि भाई ऐसा है कि आप उससे करवा रहे हो एक छोटे बच्चे से, उसे बहला फुसला के, जिसे सही गलत नहीं पता था, तो क्योंकि आप एक छोटे बच्चे को, एक इनोसेंट बच्चे को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो आपकी लाइबिलिटी बिल्कुल वैसे बनेगी जैसे आपने खुद ने ऑफेंस किया है, आपने खुद नहीं करके अपने ही रीजन से तो आपने उस बच्चे को एम्प्लॉय किया, तो आपकी लाइबिलिटी अगर ऑफेंस हो गया जैसे ही होता है तो आप खुद उसके लिए लाइबल हो जाओगे जैसे आपने ही वो ऑफेंस किया हो। पर्पस क्या है, क्लियरली कह रहा है कि भाई तीन तरीके एक्सप्लॉइटेशन की क्या है, हायर किया, एम्प्लॉय किया या इंगेज किया, ठीक है, डिफरेंस भी हमें समझ में आ गया, रेंट पे ले रहा है, भाड़े पे ले रहा है, इज हायरिंग, एम्प्लॉय करना उन्हें काम में लगाना, एम्प्लॉय कर देना, ठीक है, या एंगेज करना किसी स्पेसिफिक टास्क या पर्पस के लिए एंगेज करना। पर्पस क्या है, कमिशन ऑफ एन ऑफेंस, कमिटिंग एन ऑफेंस, ठीक है। अब चाइल्ड लिखा है यहाँ पे, तो क्योंकि एज ग्रुप स्पेसिफाइड नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि अंडर द एज ऑफ 18, ठीक है, लिया हुआ बीएनएस की डेफिनेशन में तो हमें पता है चाइल्ड जहां पे है कि अंडर द एज ऑफ 18 होगा, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी पनिशमेंट, जैसे मैंने कहा फॉर द एक्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या, हायरिंग, एम्प्लॉइंग एंड एंगेजिंग, इन तीन चीजों के लिए लाइबिलिटी 3 से 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट विद फाइन, ठीक है, विद फाइन। अब सेकेंडरी पनिशमेंट, सेकेंडरी क्या है, व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड, अगर हो जाता है तब इफ द चाइल्ड सक्सेसफुली कमिट्स द ऑफेंस द अडल्ट इज पनिश्ड एज इफ दे देमसेल्फ कमिटेड द क्राइम, ठीक है, ये हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन भी, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन कहता है कि हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग, तीन चीजें जो हमने ऊपर देखी, हायर करना, एम्प्लॉय करना या एंगेज करना, और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी, उस बच्चे को हायर करना, यूज करना या एक्सप्लॉइट करना किस पर्पज से, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए या पोर्नोग्राफी के लिए भी इस सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगा। जो हमने पढ़ा ऊपर में कि क्या दिया है, कमीशन ऑफ क्राइम के लिए अगर आप उसे हायर मतलब एक्सप्लॉइट करते हो, हायर करते हो, एम्प्लॉय करते हो या एंगेज करते हो, करेक्ट, इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि कमीशन ऑफ क्राइम तो साथ में है, तो है ही है जो दे रखा है सेक्शन में, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को इन तीनों में से किसी भी तरीके से एंगेज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस लिए, पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए या सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए,
तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहता है। सेक्शन 96, अब 96 क्या कहता है देखिए। सेक्शन 96 से प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चे को प्रोक्योर करना। अब इसका मतलब पूरा समझने की कोशिश करते हैं, ये सेक्शन कह क्या रहा है। whoever by any means whatsoever, मतलब किसी भी तरीके से, कोई भी इंसान, whoever by whatever means, किसी भी तरीके से induces, क्या है, इंड्यूस कर रहा है, induces any child, इसको, किसी भी चाइल्ड को, चाइल्ड से हमें अगेन यहाँ पता है कौन हो गए, वो सारे लोग जो कि अंडर 18 है, वो इसके अंदर कवर हो गए। टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, क्या करने के लिए, किसी जगह से जाने के लिए। टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, पहला, किसी बच्चे को कोई इंसान इंड्यूस कर रहा है किस चीज के लिए, या तो किसी जगह से जाने के लिए, और टू डू एनी एक्ट, या तो कहीं जाने के लिए, किसी जगह से जाने के लिए, या कुछ करने के लिए, किस लिए, with intent that a child may be or knowing that is likely, या तो इंटेंशन ही ये है, या पता है, इस जानकारी के साथ या इस इंटेंशन के साथ, कि किस चीज की जानकारी या इंटेंशन की बात हो रही है, that such child will be forced or seduced to illicit intercourse, कि उस बच्चे को या तो सिड्यूस किया जाएगा या फोर्स किया जाएगा, किस चीज के लिए, illicit intercourse के लिए, with another person, shall be punished with imprisonment up to 10 years plus fine। मतलब ये सेक्शन क्या कह रहा है, फोर्सफुल इंटरकोर्स विथ चिल्ड्रन की बात कर रहा है। मतलब देखा जाए तो ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है, कि अगर किसी बच्चे को बाय वट एवर मीन्स, ये कितना ब्रॉड हो गया, वट एवर मीन्स किसी भी तरीके से, क्या करते हो आप, इंड्यूस करते हो। अब इंड्यूस का क्या मतलब होता है, इंड्यूस मतलब उसे बहलाना फुसलाना, उसे किसी भी तरीके से उस चीज के लिए राजी कर लेना। ठीक है, वो हो गया, इंड्यूस कर लेता है कि किसी बच्चे को कहीं किसी जगह से जाने के लिए या कुछ करने के लिए, इस इंटेंशन के साथ, भाई यहां से वहां चले जाओ, तुम देखो तुम्हारे कितना भला हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हारा करियर बन जाएगा, ये सारी चीजें उसे बहलाने के लिए कुछ कही गई इस इंटेंशन से, या आपको पता है ये जानकारी है, इंटेंशन ही या तो है या जानकारी है कि भाई जिस बच्चे को कहीं से कहीं भेजा जा रहा है, उस बच्चे का यूज, जिस बच्चे के बारे में बात करें, उस बच्चे का यूज इलिसिट इंटरकोर्स के लिए किया जाएगा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसका यूज किया जाएगा, उसका जो सेक्सुअल उसको ऑफेंसेस में लगाया जाएगा, उसको इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, उसको इंटरकोर्स में लगाया जाएगा, उस बच्चे को, उस इंसान की पनिशमेंट क्या है, 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट और फाइन। यहाँ पे देखिए आईपीसी से बीएनएस में ये सेम सेक्शन आईपीसी में भी दे रखा था, ठीक है, लेकिन एक बहुत बहुत मेजर चेंज आईपीसी से बीएनएस में हुआ है, जो कि जेंडर न्यूट्रलिटी का है, जो कि हमेशा से शुरुआत से बात करें जेंडर न्यूट्रलिटी, इस सेक्शन में एक बहुत मेजर चेंज किया गया। अभी हम जब ये सेक्शन देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है चाइल्ड, ठीक है, मतलब 18 साल से कम के कोई भी बच्चे को अगर इंड्यूस किया जाता है इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, वो इस सेक्शन के अंडर कवर हो जाएगा। ठीक है, आईपीसी में पहले जो कि 366 ए में दे रखा था, वहां पे चाइल्ड नहीं लिखा था बल्कि माइनर गर्ल्स लिखा हुआ था, मतलब इसका एम्बिट कम था, पहले सिर्फ माइनर लड़कियां, माइनर स्पेसिफाइड हो गया मतलब बिलो 18 हो गई, अब गर्ल्स सिर्फ लड़कियों के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन अब इस सेक्शन के एम्बिट को वाइड किया गया और चाइल्ड लिख दिया गया। चाइल्ड का मतलब गर्ल्स भी आ गए इसके अंदर, बॉयज भी कवर हो जाएंगे, पीपल एनीवन, गर्ल वेदर गर्ल और बॉय बिलो 18 वो सब कवर होंगे। लेकिन आईपीसी में ऐसा नहीं था, आईपीसी में सिर्फ लड़कियों के प्रोटेक्शन की बात की थी, माइनर गर्ल्स लिखा हुआ था। अब 96 में चाइल्ड हो जाने से इट प्रोटेक्ट्स ऑल चिल्ड्रन, मतलब एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है, अब इसके साथ ही इंड्यूस वर्ड लिखा है, लिखा क्या है, बाय व्हाटसोएवर मींस, किसी भी तरीके से, तो द सेक्शन कवर्स इंड्यूसमेंट बाय एनी मींस व्हाटसोएवर, जिसका मतलब ये है कि इसका स्कोप बहुत ब्राइट बहुत ब्रॉड है,
किसी भी तरीके से अगर उसे बहलाने की कोशिश की गई है, उसे फंसाने की कोशिश की गई है, वो सब इसमें कवर हो जाएगा। फोकस किस चीज पे है? फोकस यहाँ पे इंटेंशन पे है, ना कि मेथड पे, मोड पे नहीं है। फोकस इज ऑन द एक्सप्लॉइटेटिव इंटेंट रादर देन द मेथड ऑफ मूवमेंट, कि भाई किस तरीके से इंड्यूस किया था, वो मैटर नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव क्या था आपका? फोकस क्या है कि आपको पता है आपका इंटेंशन ये है उस बच्चे का यूजेज इलिसिट इंटरकोर्स के लिए होना। आपको इस बात की जानकारी है, या तो इंटेंशन ही यही है। यहाँ पे इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट इंटेंशन है, मोड नहीं। इसकी लैंग्वेज से ये बात हमें समझ में आ रही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोग्रेसिव स्टेप है वो ये कि यहाँ पे माइनर गर्ल्स की जगह पे चाइल्ड को लाया गया, जो कि पहले 366 ए 366 ए आईपीसी जो है वो माइनर गर्ल्स यूज कर रहा था। तो भी बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप लेते हुए यहाँ पे चाइल्ड से उसे रिप्लेस कर दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें इससे ये समझना था कि बाय व्हाटसोएवर मीन्स से मतलब कि मीन्स पे तो मत फोकस ही नहीं है। जो भी मोड है, कोई भी मेथड है, सब सब कवर हो जाएगा। इसके अंदर बहुत ब्रॉड स्कोप है। लेकिन इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इलिसिट इंटरकोर्स, यानी इसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। एसेंशियल्स क्या क्या आ गए? सबसे पहले तो इंड्यूसमेंट हमने देखा कि भाई कोई भी किसी भी मेथड से इंड्यूस किया जाए वो। और उससे भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेंस रिया इंटेंट। इंटेंट होना चाहिए। इंटेंट में क्या है? यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, इंटेंशन या नॉलेज। दोनों चीजें, या तो इंटेंशन यही है या जानकारी है। द ऑफेंडर इंटेंट्स दैट द चाइल्ड विल बी फोर्स्ड और सेड्यूस्ड इनटू इलिसिट इंटरकोर्स। या तो इंटेंशन ही यही है कि उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना, पहुंचाना, ताकि वो उसे इंड्यूस करना कि एक जगह से दूसरी जगह जाए, ताकि उसका एक्सप्लॉइटेशन हो सके, सेक्सुअल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो सके। या जानकारी है उसे, और द ऑफेंडर नोज दैट सच आउटकम इज लाइकली, कि उसे पता है कि जब उसे एक जगह इस जगह से वो दूसरी जगह यहाँ पे जाएगा तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। इस बात की बहुत लाइकलीनेस है, चांसेस बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिए एन अडल्ट प्रोमिसेस अ 16-year-old चाइल्ड। ठीक है, पहले 16-year-old चाइल्ड आ गया, अ जॉब अपॉर्चुनिटी इन ए डिस्टेंट सिटी। बट ये तो उसने कह दिया, ठीक है। अब ये क्या, ये उसे लालच दिया, उसे इंड्यूस करने के लिए कहा कि भाई ऐसा है कि तुम देखो, तुम्हें पता है तुम वहां पे, जैसे हम देखते हैं अक्सर ये चीजें कि बड़े कोलकाता में या बहुत जगह पे, जैसे हम मुंबई वगैरह का देखते हैं कि छोटे शहरों से लड़कियां या लड़के वहां पे गए और वहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो जाते हैं। तो वही कह रहा है इस एग्जाम्पल में भी वही, कि किसी ने एक बच्चे से कहा कि तुम इस बड़े शहर में जाओ और वहां पे तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अरेंज करके रखी हुई है, तुम्हारे लिए बहुत, तुम्हें जिससे तुम्हारे करियर को बहुत ग्रोथ मिलेगी, तुम्हें बहुत फायदा होगा। ये सारी चीजें उसने उससे कही, उसे बहकाने के लिए। इंड्यूसमेंट का एक्चुअल वर्ड बहकाना, ठीक है, बहकाने के लिए उसे। लेकिन असलियत में इंटेंशन क्या था? बट intends to deliver the child to a location for sexual exploitation। लेकिन असली में क्या था? उसे पता था कि वो उसे ये कह के बहका तो देगा, वो जैसे उस सर्टेन जगह पे पहुंचेगा वो बच्चा या पहुंचेगी वो बच्ची, उसे किसी किसी और को ऑलरेडी यहाँ पे बोल रखेंगे और वहां पे उस बच्चे को का यूजेज किस लिए किया जाएगा? सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए किया जाएगा। Now, the crime is completely the complete the moment the child is induced to move with the intent। क्राइम कब कमिट हो रहा है? क्राइम तब नहीं कमिट हो रहा है, हमने यहाँ तो देखा इंटेंशन है ये कि उसे सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन में लगाया जाए, ठीक है। लेकिन क्राइम कब कमिट हो जाएगा? क्राइम उस मोमेंट ही कंप्लीट हो जाता है जब बच्चा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, या वो कुछ करे किसके अकॉर्डिंग? जिसने उसे इंड्यूस किया उसके अकॉर्डिंग। जो अक्यूज्ड है, जिसने इंड्यूसमेंट करा, उसके हिसाब से वो कहीं चल दे। टू गो फ्रॉम वन प्लेस, इंड्यूसमेंट किस चीज के लिए किया जाए? दो ही चीजें हैं, टू गो फ्रॉम वन प्लेस, किसी एक जगह से जाना, और टू डू एनी एक्ट, या कुछ करना, ठीक है। तो जिस जिस मोमेंट वो जो चाइल्ड है वो अक्यूज की बातों में आके उससे इंड्यूस होके वो कहीं चल देगा, द मोमेंट द चाइल्ड इज इन मूवमेंट या कोई एक्ट करने लगा, उस वक्त ही ये ऑफेंस कंप्लीट हो गया, रिगार्डलेस ऑफ वेदर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन इज एक्चुअली बीइंग डन और नॉट। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ या नहीं ये सेकेंडरी चीज है, ये बाद में आता है। ये इंटेंशन जरूर है,
लेकिन इसका होना जरूरी नहीं है। होना क्या जरूरी है कि वो बच्चा इंड्यूसमेंट में आके उसने वो चल दिया, एक जगह से वो निकल गया, या उसने वो काम कर दिया, करने लगा, उसकी शुरुआत कर दी जो कि अक्यूज ने उससे कही थी। तो जिस मोमेंट ये होगा उस मोमेंट ही ये ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसका केस देखिए, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द क्राइम ऑफ टेकिंग और इंड्यूसिंग, ठीक है, इंड्यूस टर्म का यूज हो रहा है, टेकिंग और इंड्यूसिंग फोकसेस ऑन द ऑफेंडर्स एक्टिव परसुएशन। एक्टिव परसुएशन मतलब लगातार उसे समझाना, उसे बहकाना, ठीक है। If a child is persuaded to leave their lawful guardian's care, the child's willingness to go does not excuse the offender. अगर अपनी मर्जी से बहकावे में आके वो अपनी मर्जी से अपने घर से निकल रहा है, तो यहाँ पे उसकी मर्जी, उसकी विलिंगनेस, उसकी इच्छा ये मैटर नहीं करेगी। मैटर क्या करेगा कि वो आपके बहकावे में आके वो चल दिया। हमने एग्जाम्पल में क्या देखा, वही तो था कि भाई उसने कहा कि तुम देखो, तुम्हारे लिए पता है मैंने इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अरेंज करके रखी है, एक बार वहां पहुंच जाओ, उसके बाद एक्स वाई जी इंसान से मिल ले रहा है, वो तुम्हें उस जगह लेके जाएगा जहां पे तुम्हारे लिए मैंने अरेंज करके रखा है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अब क्योंकि वो बच्चा जो है वो एक गरीब फैमिली से है, उसे उस बारे में इतनी जानकारी नहीं है, और जो इंड्यूस करने वाला है, जो अक्यूज है, उसे पता है, उसका ये इंटेंशन ही है कि वो जैसे ही वहां पहुंचेगा और एक्स वाई जी इंसान से मिलेगा, वो उसे उस जगह लेके जाएगा जहां उसका यूज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए होगा, ठीक है। तो उसकी बातों में आके उसे बहुत सारे तरीके के लालच देता है, तुम्हारे वहां पे तुम जैसे पहुंचोगे, तुम्हें पता नहीं है कितनी अच्छी वहां पे नौकरी है, पता है तुम्हें उससे कितनी जल्दी तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे तो अपनी फैमिली को यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हो, वहां पे अपने लिए एक अच्छा घर, एक अच्छी लिविंग रख सकते हो। तुम वहां पे अपने चाहो तो अपने छोटे भाई को थोड़े दिन बाद बुला लेना, उसकी एजुकेशन पूरी करा सकते हो। इतनी सारी चीजें बोलने की वजह से वो जो बच्चा है, द चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स, वो कन्विंस हो गया, उस चीज से इंड्यूस हो गया। अब इंड्यूसमेंट में आके भले उसने घर अपनी मर्जी से छोड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ मर्जी नहीं देखेंगे, वो चल क्यों दिया आपने घर, उसने अपना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो इंड्यूसमेंट में आ गया था। तो यहाँ इंड्यूसमेंट का फैक्टर मैटर करेगा, और इंटेंशन क्या है वो देखेंगे। कमीशन ऑफ क्राइम सेकेंडरी हो जाता है, मतलब कमीशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन उसका चल देना एग्जैक्टली वही चीज देखिए, द क्राइम इज कंप्लीट एज सून एज द चाइल्ड इज इंड्यूस्ड टू मूव विद द क्रिमिनल इंटेंट। द मोमेंट द चाइल्ड स्टार्ट्स मूविंग, कमीशन हो गया, रिगार्डलेस रिगार्डलेस ऑफ वेदर द सेक्सुअल एक्ट एक्चुअली अकर्स और नॉट, चाहे ना हुआ हो, भले वहां जाके मान लीजिए अब वो बच्चा जो है वो एक्स वाई जी इंसान से मिला, उसे उस जगह पे वो लेके गया, ले जाने के बाद उसे वहां का माहौल, इससे उसने उसने एक दो लोगों से मुलाकात की और मिलते ही उसे कुछ कुछ तो लगा कि ये कुछ सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, उसकी इंट्यूशन ने काम किया और वो बच्चा वहां से निकल गया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ ही नहीं, वो बच्चा निकल गया, लेकिन जो अक्यूज था उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे आएगी, ठीक है। जैसे आप बहुत मूवीज में आपने देखा होगा कि मिडिलमैन होते हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन में जब लड़कियों को लगाया जाता है, ठीक है, तो कहीं से मान लीजिए कि किसी बच्ची को, कोई छोटी बच्ची 8 साल की 10 साल की बच्ची है, उसे उठाया, उसे चॉकलेट देके या उसे बहका के, उसे बहला के फुसला के कि भाई तुम्हें मैं यहाँ लेके चलता हूँ, घूमने लेके चलता हूँ, ये सारी चीजें करके, और या तुम वहां पहुंचो और वहां मैं तुम्हें मिलता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे, एक काम करो 2 घंटे का रास्ता है, यहाँ तुम ट्रेन से पहुंचो, फिर उसके बाद वहां मैं तुम्हें मिलूंगा, फिर वहां से हम चलेंगे घूमने, तुम्हें मैं पहाड़ दिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें दिलाऊंगा, उसके बाद फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अब इन बातों से कन्विंस होके वो बच्ची जिस मोमेंट शी स्टार्ट्स मूविंग, ऑफेंस कमिट हो गया, भले ऑफेंस एक्चुअली ना हो, मतलब एक्सप्लॉयटेशन एक्चुअली ना हो। The moment she reaches there, reaches the spot and she finds something fishy and she leaves the space. एक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, लेकिन ऑफेंस कमिट हो गया, अक्यूज की लाइबिलिटी आ जाएगी। तो जो मिडिलमैन था, मिडिलमैन कौन, मतलब जो एक्चुअली प्रोस्टिट्यूशन में लगाने के लिए लेके जा रहा था, जिसने इंड्यूस करा, जो ब्रॉथल ओनर्स होते हैं जनरली वो तो करते नहीं है, वो खुद जाके तो करते नहीं, उनके बहुत मिडिलमैन होते हैं, समटाइम्स दे किडनैप चिल्ड्रन, समटाइम्स दे इंड्यूस चिल्ड्रन, तो ये इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। मेनली ये इन्हीं लोगों के लिए है जो मिडिलमैन होते हैं, जो ब्रॉथल पे वो पहुंचाते हैं बच्चों को, उन सारे सर्विसेज में लगाने के लिए, उन लोगों पे ही प्राइमरीली एप्लीकेबल है, क्योंकि आप देख सकते हो लिखा क्या है, फॉर
सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, सेक्सुअल इंटरकोर्स के ही पर्पस से उसे इंड्यूस किया जा रहा है। तो मिडिल में जब इंड्यूस करके उसे कहीं जाने को कह रहे हैं, ये उस बारे में बात करता है। अब सेक्शन 97, सेक्शन 97 क्या कह रहा है? सेक्शन 97 कहता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड। अब पहले तो दो वर्ड आ गए यहाँ, किडनैप और एबडक्ट। ठीक है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years। किस बच्चे का, चाइल्ड है, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पे एज ग्रुप। यहाँ पे कितना एज ग्रुप है? अंडर 10 years। देखिए 93 में भी स्पेसिफाइड है, 94 में दो नॉट स्पेसिफाइड, लेकिन लैंग्वेज से क्लियर हो रहा है। 95 में कहीं भी एज स्पेसिफाइड नहीं है, 96 में भी कहीं भी एज स्पेसिफाइड नहीं है। तो 95 96 चाइल्ड टर्म यूज किया है, और क्योंकि चाइल्ड टर्म यूज किया है विदाउट स्पेसिफाइंग एनी एज ग्रुप, तो यहाँ पे हम बिलो 18 मान के चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं 97 पे। 97 क्या कह रहा है कि भाई किसी भी बच्चे को किडनैप किया जाए या अबडक्ट किया जाए। अब किडनैपिंग और अबडक्टिंग समझेंगे हम दोनों होता क्या है। चाइल्ड अंडर 10 years, 10 साल से कम के किसी बच्चे को विथ इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन, मतलब उसके पास से कुछ चुराने के लिए, टू स्टील कुछ चुराना, फ्रॉम इट्स पर्सन मतलब उसके पास हो, जो कुछ उसके पास है उससे कुछ चुराने के इंटेंशन से, अगर 10 साल से कम के किसी बच्चे को, 10 साल या उससे कम के किसी बच्चे को किडनैप या अबडक्ट किया जाए, तो सेक्शन 97 के अंदर लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, सेक्शन क्या कह रहा है कि द सेक्शन क्या कह रहा है बेसिकली कि एड्रेसेस अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वेयर अ वेरी यंग चाइल्ड, वेरी यंग मतलब कितना, बिलो 10। ठीक है, बिलो 10 की बात कर रहे हैं। इज टेकन अवे प्राइमरीली टू स्टील। ठीक है, फीचर्स क्या क्या, पहले तो एज स्पेसिफिक दे रखा है कि भाई 10 साल से कम का बच्चा, और इंटेंट ड्रिवन, इंटेंट क्या है, इंटेंट है स्टील करना प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, स्टील टर्म यूज किया हुआ है। ठीक है, और किन तरीकों से, तरीके क्या कह रहा है, दो तरीके दे रखा है इसमें, पहला किडनैप, दूसरा अबडक्ट। अब किडनैप और अबडक्ट होता क्या है, नॉर्मली हम इनसे, अगर आप लोगों से पूछोगे ऐसे, पीपल हु आर नॉट लॉयर्स लाइक अस, तो लाइक यू ऑल, तो आप जनरली किससे पूछोगे तो भाई फॉर देम इट्स द सेम, मतलब सिनोनिमसली इंटरचेंजेबली यूज्ड टर्म्स, बट डिफरेंस है दोनों में। किडनैपिंग क्या होता है, किडनैपिंग में आप किसी को उसकी लीगल गार्डियनशिप से कहीं से लेके जा रहे हो। ठीक है, किडनैपिंग क्या हो गई भाई, मान लीजिए कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता है एक बच्चा, ठीक है, 10 साल से कम के बच्चे की बात इस सेक्शन में हो रही है तो हम इसी की बात करते हैं। 8 साल का बच्चा जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, उससे उसके पेरेंट्स की गार्ड, अपने पेरेंट्स की गार्डियनशिप में है, अब उस गार्डियनशिप से कहीं और लेके जाना किडनैपिंग क्या होती है भाई, तो देखते हैं कि भाई उसे ले जाके कहीं बच्चे को छिपा दिया। ठीक है, उसे उसकी गार्डियनशिप से अलग कर देना, लेके कहीं चले जाना, ये किडनैपिंग हो गई। ठीक है, इसी में जब फोर्स यूज कर लिया जाएगा, इसी चीज में, 1 सेकेंड, इसी में जब फोर्स यूज कर लिया जाएगा, किडनैपिंग के साथ फोर्स भी, यहाँ किडनैपिंग में फोर्स नहीं यूज हो रहा है, आपने बच्चे को कहीं से उठा लिया, आप उसे उसके पेरेंट्स के पास से छिपा के कहीं कहीं लेके चले गए, उससे अलग, उसकी गार्डियनशिप से अलग कर दिया, वो किडनैपिंग हो गई। वहीं जब फोर्स यूज हो गया किडनैपिंग के साथ, तो ये एब्डक्शन हो जाता है। ठीक है, इसकी डिफरेंस हम आने वाले सेक्शंस में ही पढ़ेंगे, पर फॉर द बेसिक ऑफ अंडरस्टैंड, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक डिफरेंस, मेनली यही होता है कि किडनैपिंग लीगल गार्डियनशिप से उसे अलग कर दिया, कहीं और लेके चले गए। ठीक है,
अबडक्शन में भी लेके जा रहे हैं, लेकिन एक तो अबडक्शन दो तरीके हो सकता है कि या तो आप लेके गए या उसे खुद कहीं जाने के लिए उसे खुद कहीं जाने के लिए कन्विंस कर दिया कि वो खुद चला जाए। लेकिन क्या है कि फोर्स यूज करके, एबडक्शन में यहाँ पे फोर्स यूज होता है। किडनैपिंग का ही एक ज्यादा ग्रेवर फॉर्म समझ सकते हैं एबडक्शन, जिसमें फोर्स यूज हो रहा है। किडनैपिंग के साथ जब फोर्स जुड़ जाएगा वो एबडक्शन हो गया। ठीक है, तो किडनैप करके या एबडक्ट करके 10 साल से नीचे के बच्चे को लेके जाया जा रहा है उसके पास से किसी चीज को चुराने के लिए। क्या क्या है सेक्शन, हुएवर किडनैप्स और एबडक्ट्स। ठीक है, किडनैपिंग और एबडक्टिंग हमने देखा। एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10 years, 10 साल से कम का कोई बच्चा विद द इंटेंशन, अब देखिए मेंसरिया क्या है यहाँ पे, इंटेंशन क्या है, ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड। मतलब उस बच्चे के पास अगर कोई चीज है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसे कहीं डिसऑनेस्टली लेके जाने के लिए, उसे उससे चुराने के लिए अगर बच्चे को किडनैप किया जाए या एबडक्ट किया जाए, वो सेक्शन 97 के अंदर फॉल करेगा। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, उसके पास एक वो उसके बहुत ही वेल्दी फैमिली को है, एलीट फैमिली को बिलोंग करता है। उसके पेरेंट्स ने उसके जन्म पे उसके लिए एक मोटी सी गोल्ड की चेन बनवाई थी। अब जैसे वो थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ, 3 साल 4 साल का हुआ, तो उसके पेरेंट्स ने वो चेन उसे पहनाना शुरू किया। अब उनके घर में जो सर्वेंट या हाउस हेल्प उनके घर में जो काम करता था, उसकी नजर उस गोल्ड चेन पे गई। ठीक है, अब उसे वो गोल्ड चेन बहुत अच्छी लगी, उसे वो गोल्ड चेन लेने का मन किया। अब उसे उसने क्या किया, वो घर पे लेता तो फिर वो क्या होता, पकड़ा जाता वहां पे। घर में सीसीटीवी कैमरेज है या घर में और लोग हैं, कहीं ना कहीं से किसी न किसी की नजर में आ जाता, तो वो पकड़ा जाता। अब उसने क्या किया कि ग्रोसरी लेने के बहाने एक दिन वो बाहर निकला। ठीक है, उसके साथ उनका जो घर का छोटा बच्चा था, जिसके पास वो गोल्ड चेन थी जो उसने पहन रखी थी, वो भी थी। उस बच्चे को लेके वो ग्रोसरी लेने निकला। ठीक है, अब वहां से ग्रोसरी लेने के बाद उसने क्या किया कि उस बच्चे को लेके कहीं दूसरी जगह पे चला गया, जहां से कि उसने उसे उसका गोल्ड चेन, बच्चे को जो गोल्ड चेन है वो चुरा लिया। ठीक है, गोल्ड चेन उसके पास से लेके और फिर उसके घर पे उसे पहुंचा दिया, उसे लेके वापस। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे को आपने क्यों लिया था, किडनैप क्यों किया था, उसे लेके क्यों गए थे, इंटेंशन क्या था, इंटेंशन आपका सिर्फ वो गोल्ड चेन लेना था जो उसके पास थी। आपको बच्चे से कोई मतलब नहीं थी, आपको बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना था, कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ किडनैप या अबडक्ट दोनों में से कुछ भी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चीज लेना, वो मूवेबल प्रॉपर्टी लेना, चुराना, जो उस बच्चे के पास है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो चीज लेना। सिर्फ इतना ही इंटेंशन आपका, और कोई हार्म पहुंचाना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपने वो चेन चुराई, उस बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया। ये हो जाएगा सेक्शन 97 में कवर हो जाएगा। इस सेक्शन के लिए एसेंशियल्स क्या क्या है, देखिए, द चाइल्ड मस्ट बी अंडर 10। ठीक है, सबसे पहले तो अब एक्ट क्या है, किडनैपिंग है या एबडक्शन है। देख सकते हैं, किडनैपिंग देखिए, टेकन फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, लॉफुल गार्डियनशिप से लेके जाना, जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा, उससे पहले ग्रोसरी लाने के लिए उसके पेरेंट्स के पास से लेके और वहां उसे कहीं और लेके चले गए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्राउडेड एरिया में कोई देख सकता था, तो उस बच्चे को कहीं और बहका के लेके चले गए किसी सुनसान सी जगह पे, जहां से उससे चेन ले लिया। तो ये उसके लॉफुल गार्डियनशिप से लेके, अब डक्ट मतलब होता है कि फोर्स से, किडनैपिंग के साथ जब फोर्स जुड़ गया, वो खुद या तो चला जाए, मतलब उसे खुद डिसीट से धोखा देके कन्विंस कर लेना कहीं जाने के लिए, या फोर्सफुली किडनैप करना। ठीक है, फोर्स या डिसीट यूज करना उसको मूव कराने के लिए, वो एबडक्शन हो गया। तो इन दोनों तरीके से एक्ट क्या है, किडनैपिंग है या एबडक्शन है। मेंस रिया क्या है, मतलब इंटेंशन क्या है, क्लियरली दे रखा है, डिसऑनेस्टली टेकिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, किसके पास से, फ्रॉम द पर्सन ऑफ दैट चाइल्ड, उस बच्चे के पास जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो हासिल करना, वो लेना, वो चुराना। सिर्फ इतना इंटेंशन है और कोई नहीं, कोई इंजरी की गई इसमें नहीं, किसी इंजरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें वो चाहिए जो उसके पास है। और एक और चीज, द थेफ्ट मस्ट बी फ्रॉम द पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ, मस्ट बी फ्रॉम द पर्सन, उस पर्सन से लेना। इसका मतलब क्या है कि मीनिंग आइटम द चिल्ड्रन इज वेयरिंग और कैरिंग, उसके पास जो है, जैसे छोटे बच्चे को वो पहनाते हैं, कड़ा पहनाते हैं सिल्वर का, ये सब का, या एंकलेट्स पहनाते हैं बहुत लोग,
तो उन उसमें से कोई चीज है, फ्रॉम द पर्सन लिख रहा है, मतलब उसके पास से जो कोई चीज लेना, जैसे मैंने कहा गोल्ड चेन उसने पहन रखी थी, तो उसके पास जो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे चुराने के लिए किडनैपिंग या एबडक्शन करना 90s में फॉल करेगा। लेकिन लेकिन यहाँ पे किडनैपिंग और एबडक्शन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ चुराना है, कोई हार्म पहुंचाना नहीं, और बच्चे को हार्म नहीं पहुंचाया जाता है इस सेक्शन के अंदर। जैसे ही उसको ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, बच्चे को सही सलामत, बच्चा इज ऑल गुड फाइन। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या था, सामान चुराना। और फ्रॉम द पर्सन कह रहा है, फ्रॉम द पर्सन का क्या मतलब है कि उसके पर्सनली उसके पास से, मतलब पर्सनली क्या हो सकता है, उसे कोई चीज पहन रखी है, वो सारी चीजें हो सकती है, उसके पास कुछ है, यही सब तो हो सकता है। तो वही इसकी पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट है देखिए, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 7 years प्लस फाइन, 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 98 पे। 98 क्या कहता है, सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा, 98 और 99 इनको हम एक साथ पढ़ सकते हैं। देखिए सेक्शंस है क्या, सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन 98, 99 कहता है बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, एक ही सेक्शन को अलग अलग उसमें दे रखा है। 98 बात करता है कि प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए बच्चे को बेचना, सेलिंग। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन में लगाने के लिए, आपको पता है कि इस बच्चे का यूज किस लिए किया जाएगा, प्रोस्टिट्यूशन में, प्रोस्टिट्यूशन में लगाने के लिए बच्चे को बेच देना, वो हो जाएगा 98 के अंदर। और प्रोस्टिट्यूशन में लगाने के लिए बच्चे को खरीदना, खरीदेगा कौन, खरीदने वाले कौन हो जाएंगे, जो ब्रोथल ऑनर्स है, मैनेजर्स है, वो लोग हो जाएंगे सारे। तो बच्चे को खरीदना प्रोस्टिट्यूशन में लगाने के लिए वो 99 में कवर हो जाएगा। दोनों सेक्शंस को हम एक साथ देख लेते हैं। 98 पहले आगे देखिए, whoever sells, lets to hire or otherwise disposes of any child। पहला क्या कह रहा है, सेल, हायर और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, मतलब सेल तो बेच दिया कंप्लीटली। अब whoever कह रहा है, कोई भी हो सकता है, कोई भी, मतलब जैसे मान लीजिए कोई कोई फादर है, ठीक है, बहुत दिस फैमिली हु इज एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ही मतलब पॉवर्टी से बिल्कुल उनकी जिंदगियां खराब हो चुकी है, बहुत ज्यादा पुअर फैमिली है। तो अब उनके घर में 4 बेटियां हैं, उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, जिंदगी को जीने के लिए उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं है, उन्हें कोई बात समझ नहीं आती है। और एक दिन उनके गांव में कोई ऐसा इंसान आता है जो कि स्पेसिफिकली इफ इट से, जैसे हम देखा था प्रोक्यूरेशन ऑफ चाइल्ड वाले सेक्शन में हमने देखा था मिडिलमैन, वैसे ही कोई मिडिलमैन आता है। बातचीत के दौरान वो उस फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करता है, वो कहता है कि ऐसा है कि ज्यादा कुछ नहीं, आप अपनी एक बेटी को हमें सिर्फ दे दो, और उसके बाद फिर देखो आपको कितने पैसे उससे मिलेंगे, आप अपनी बेटी को हमें दे दोगे, आप चाहो तो बेच दो, या आप सिर्फ हमें भाड़े पे दे दो, जैसे भी आपको ठीक लगे, और उसके बाद आप देखो आपको इसके कितने पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे द फादर पैसे की लालच में आ गए, क्योंकि उनके पास कोई और रिसोर्स नहीं है। ठीक है, उसे लगा कि ठीक है, एक बेटी को अगर वो दे देंगे तो हमारी 3 बेटियों का और खर्च निकल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि ही गेव ऑन रेंट, ठीक है, हायर लिखा है, हायरिंग भी तो है, देखिए लेट्स टू हायर, ठीक है, अलाउ कर देता है हायर करने के लिए, तो अब जिसकी वजह से उसे बहुत पैसे मिलते हैं। तो ये फादर जो है, फादर उन्होंने क्या किया, ही अलाउड हिज डॉटर टू बी ऑन हायर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, सब कुछ जानते हुए, ठीक है, उन्होंने किया। तो नाउ इस सेक्शन के अंदर क्योंकि whoever लिखा है, तो द फादर विल बी लायबल अंडर दिस सेक्शन। कोई भी इंसान जो बेच देता है या हायर करने के लिए अलाउ करता है या किसी भी और तरीके से डिस्पोज ऑफ करता है किसी भी बच्चे को, एनी चाइल्ड, यहां पे देखिए गर्ल स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, लड़की नहीं लिखा है, लिखा है चाइल्ड विथ इंटेंट। इंटेंट क्या है, इन तीनों में से किसी भी तरीके से बच्चे को बेच देना या हायर कर देना या किसी और तरीके से डिस्पोज ऑफ करना, विथ द इंटेंशन, इंटेंशन क्या है, दैट the child shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or any unlawful and immoral purpose। पर्पसेस क्या क्या है देखिए इस सेक्शन के अंदर, पहला पता है कि उसे प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोस्टिट्यूशन और इलिसिट इंटरकोर्स, ठीक है, विद एनी पर्सन, या कोई भी अनलॉफुल काम
अनलॉफुल या इमोरल पर्पस के लिए उसे लगाया जाएगा। देखिए सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन स्पेसिफिकली नहीं दिया, सेक्शन के नाम में भी प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा लिखा है, एक्सेट्रा लिखा हुआ है, मतलब प्रोस्टिट्यूशन तो मेन है ही है, उसके साथ ही और भी चीजें दे रखी है क्या, कोई भी और अनलॉफुल काम, किसी भी अनलॉफुल काम में आप लगा रहे हो उसे, वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को बेच देना या उसे रेंट कर देना, उसे भाड़े पे दे देना, किस लिए, कि आपको ये बात पता है इस इंटेंशन से कि उस बच्चे को या तो प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जाएगा या फिर उसे किसी भी और ऐसे काम में लगाएगा जो कि अनलॉफुल है, जिसे नहीं किया जाना चाहिए, अनलॉफुल काम में लगाया जाएगा। और knowing it to be likely that a child with any age will not be used for any such purposes, या तो इंटेंशन ही यही है या आपको जानकारी है कि जिसको बेच रहे हो वो इन्हीं कामों में उसका यूज करेगा, ठीक है। वहां पे पनिशमेंट क्या है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इन डिस्क्रिप्शन व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स प्लस फाइन, मतलब क्या है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 इयर्स, 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ठीक है, ये कह रहा है। अब देखिए इसके दो एक्सप्लेनेशन है, पहले तो हमने देखा कि भाई इस पे किसी भी बच्चे पे अंडर 18 इयर्स ऑफ एज चाइल्ड टर्म यूज किया हुआ है, ठीक है। पर्पस क्या है, या तो देखिए पहली चीज तो है कि भाई या तो अभी यूज करेगा या एट एनी स्टेज आगे जाके, हो सकता है अभी नहीं 2 साल बाद, लेकिन आपको पता है या तो इंटेंशन ही यही है या नॉलेज, दोनों चीजें दे रखी हैं, इंटेंशन या नॉलेज, या तो आपका इंटेंशन ही है उसे इन कामों में लगाना, या आपको जानकारी है कि आज नहीं तो कल उसका यूज उसी काम के लिए होगा। आप एक बच्ची को अगर किसी को बेच दोगे तो आपको पता है कि हो सकता है इसका यूज किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज किया जाए, ठीक है, इसके बहुत बहुत चांसेस हैं। तो अगर इन किसी भी पर्पस के लिए इंटेंट या नॉलेज के साथ अगर बेच दिया जाता है, बेचा जाता है या हायर किया जाता है या किसी भी और तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, किन पर्पसेस से, पर्पस क्या है, पर्पस यहाँ पे दे रखा है किस लिए कि भाई या तो प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जाएगा या किसी भी इलिसिट इंटरकोर्स में लगाया जाएगा, या अगर ये नहीं भी तो कोई और अनलॉफुल या इमोरल पर्पस के लिए ही यूज किया जाएगा इसका, वहां पे पनिशमेंट क्या हो जाती है, पनिशमेंट 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट और साथ ही साथ फाइन, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है कि भाई व्हेन अ फीमेल अंडर द 18 इयर्स इज सोल्ड, अब देखिए हमने सेक्शन देखा, सेक्शन तो एक जेंडर न्यूट्रल बात कर रहा है, वहां पे टर्म चाइल्ड यूज किया गया है, सेक्शन में तो चाइल्ड टर्म यूज किया हुआ है, सेक्शन में तो गर्ल यूज नहीं किया हुआ है, चाइल्ड टर्म यूज किया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि व्हेन अ फीमेल, जहां एक फीमेल 18 साल से कम की एक फीमेल इज सोल्ड, लेट फॉर हायर और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, बिल्कुल वैसे ही, या तो बेच दिया जाता है एक फीमेल को या उसे हायर कर दिया जाता, हायर करने मतलब अलाउड कर दिया जाता है, उसे किराए पे दे दिया जाता है, या फिर अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, किसी भी और तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, कहाँ, टू अ प्रोस्टिट्यूट और एनी पर्सन हु कीप्स और मैनेजेस अ ब्रॉथल, या तो किसी प्रोस्टिट्यूट को ही उसे दे देते हैं, ठीक है, या तो आपको पता है कि भैया आप जिसको दे रहे हो वो खुद एक प्रोस्टिट्यूट है, अब जिसे प्रोस्टिट्यूट को दे रहे हो तो वो प्रोस्टिट्यूशन में ही तो लगाएगी, तो भाई आप दे रहे हो जिसे वो प्रोस्टिट्यूट को दे रहे हो या फिर उस इंसान को दे रहे हो जो आपको पता है कि ब्रॉथल मैनेज करने का काम करता है, ठीक है, या तो खुद किसको दिया है, दो चीजें दे रखी है, या तो लेने वाला है वो खुद एक प्रोस्टिट्यूट है, या फिर कौन है, ब्रॉथल को मैनेज करने वाली या मैनेज करने वाला कोई भी इंसान, ठीक है, who keeps the marriage as a brothel, the person so disposing of such female shall, until the contrary is proved, be presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution. अब एक बात ये है कि भाई लॉ ये मान चलता है कि आपने क्या किया कि एक ब्रॉथल के जो मैनेजर है उसे जाके अपनी बेटी को बेच दिया, ठीक है, से आपकी स्टेप डॉटर थी एंड यू डिड नॉट लाइक हर, ठीक है, आप नहीं चाहते थे कि वो आपके पास रहे, तो आपने उसे काम पे लगाने के नाम पे जाके एक ब्रॉथल ओनर को बेच दिया। तो ये एक्सप्लेनेशन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर 18 साल से कम की एक लड़की को आप किसी प्रोस्टिट्यूट या ब्रोथल मैनेज करने वाले को ही बेच देते हो या हायर में दे देते हो या फिर किसी भी और तरीके से डिस्पोज ऑफ, ऐसे ही फ्री में जाके आपने दे दिया, बस कुछ भी, बस डिस्पोज ऑफ कर देते हो, तो लॉ ये मान के चला कि भैया ऐसा है,
कि तुमने दिया किसको है, तुम एक ब्रोथल ओनर ओनर को आगे जब बेच रहे हो तो हम ये तो नहीं मानेंगे कि तुमने इसे एक आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए यहाँ भेजा था, नहीं। हम ये मान के चलेंगे कि तुम जिस जगह बेच रहे हो तुमने इसे प्रोस्टिट्यूशन में लगाने के पर्पज से ही भेजा है यहाँ पे। तो ये एक्सप्लेनेशन यही कह रहा है, ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन है यहाँ पे, लॉ ये मान लेगा कि तुमने बेचा किसको है। ये तो देखो पहले, बेचा ही जब एक प्रोस्टिट्यूट को है तो हम ये मान लें कि तुमने इसे एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए यहाँ पे तो नहीं भेजा होगा। तुम चाहते ही है कि तुम्हारा पर्पस ही यही था, इंटेंशन ही ये था कि इसे प्रोस्टिट्यूशन में लगाया जाए। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वही बात कह रहा है। अब एक्सप्लेनेशन टू, प्रिजम्पशन कह रही थी भाई, प्रिजम्पशन है, लेकिन हाँ ये प्रिजम्पशन क्या कह रहा है, अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, मतलब क्या, रिबटेबल प्रिजम्पशन है। रिबटेबल प्रिजम्पशन मतलब रिबट किया जा सकता है। रिबट करने का क्या मतलब आप उसे काट सकते हो, उसका बोल सकते हो। कॉन्ट्ररी अगर आप प्रूव कर सकते हो तो ठीक है, मतलब आप जाओ कहो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, मतलब अपना एविडेंस देखो, उसके बेसिस पे आप कॉन्ट्ररी प्रूव कर सकते हो, आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, ये आपके पास राइट है। कॉन्ट्राडिक्ट करे अगर, कर पाए तब तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोर्ट यही मान के चलेगा। प्रिजम्पशन क्या है, इफ द फीमेल अंडर 18 इज सोल्ड और हायर्ड प्रोस्टिट्यूट और ब्रॉथल मैनेजर, द लॉ ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम, मान लेगा that the seller had the intent for her to be used for prostitution, किसी काम में लगाना नहीं चाहते थे आप, आपका इंटेंशन ही एक था। लेकिन जैसे मैंने कहा ये क्या है, रीबटेबल प्रिजम्पशन। रीबट का मतलब ही होता है उसे आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब हम एविडेंस पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि रिबटेबल प्रिजम्पशंस होते क्या है। बट रिबट का मतलब सिंपली ये होता है कि उसे आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ क्या हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ अक्यूज पे आ जाएगा कि नहीं भाई ऐसा है कि मेरा इंटेंशन इनोसेंट था, मुझे नहीं पता था, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि ये जो औरत है इसने मुझे नहीं बताया था कि ये खुद एक प्रोस्टिट्यूट है। आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर, मुझे नहीं बताया गया था, मुझे ये पता था, हाँ मुझे ये पता था कि मुझे इन्होंने बताया था कि मैं हाउस हेल्प हूँ, मैं 2 घर में काम करती हूँ और मैं 1-2 जगह पे नैनी का भी काम करती हूँ, पर मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, मुझे नहीं पता था, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ अक्यूज पे आ जाएगा कि भाई ऐसा है कि आप कॉन्ट्ररी जो है वो प्रूफ करो, हमारे प्रिजम्पशन को रिबट करो। अगर कर पाए तब तो ठीक, नहीं कर पाए तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी अंडर सेक्शन 98। क्यों, क्योंकि हमने ये मान लिया भैया जिसको बेच रहे हो ना उसके हिसाब से यही लगता है आपको देख के, तो आपके एक्ट को देख के तो यही लगता है कि आपका इरादा ही यही था कि उसके प्रोस्टिट्यूशन में लगाना, ठीक है। अब सेकेंड एक्सप्लेनेशन, सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब क्या है। इलिसिट इंटरकोर्स भी दिया हुआ है। इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्संस हु आर नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज और एनी अदर यूनियन, एनी अदर यूनियन, एनी अदर यूनियन मतलब जैसे मान लीजिए कि जो लोग, हम इलिसिट का मैंने मतलब ही बताया था कि इलीगल होता है, ठीक है। इंटरकोर्स तो हमें पता है, हम समझ रहे हैं। अब इलिसिट इंटरकोर्स हम किसे कह रहे हैं भाई, ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स जो ऐसे लोगों के बीच हुआ है हु आर नॉट ईदर मैरिड, पहली चीज या तो आपस में शादी नहीं हुई है उनकी, या किसी और यूनियन में भी नहीं है। सिर्फ शादी के अलावा भी और बहुत लोग हैं जो कि हो सकता है इंटरकोर्स करें। देर आर वेरी लाइक पीपल हु आर इन लिव इन रिलेशनशिप्स, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप्स में रहते हैं वो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं। तो इन यहाँ पे भी क्या है, कोई उनके आपस में कोई एक रिश्ता है जो उन्हें जोड़ रहा है, एक बॉन्ड है, एक यूनियन है, ठीक है। तो इन सब को नहीं, इनके अलावा मतलब 2 लोग जिनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, अगर वो किसी भी रिश्ते से आपस में जुड़े हैं, किसी भी रिश्ता मतलब ऐसा कोई रिश्ता जैसे दे आर यूनाइटेड बाय मैरिज, या they are united because they are a couple and they stay in live in relationship, they are in a live in relationship, ठीक है, या the two people are girlfriend and boyfriend। तो ऐसे किसी यूनियन से आपस में अगर जुड़े हो तो अलग बात हुआ, पर जो दोनों लोग अगर आपस में कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स हैं, बिल्कुल कोई टाई नहीं है उनके बीच, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, ऐसे लोगों के बीच अगर इंटरकोर्स होता है तो उसे ही इलिसिट इंटरकोर्स कहा जा रहा है। इसके बाद आता है, बहुत सिमिलर, हमने 98 समझा, जैसे उसने बेचने की लाइबिलिटी थी, सिमिलरली 99 में यहाँ खरीदने की हो जाएगी। देखिए whoever buys hires or otherwise, ठीक है। अब बेचने का क्या, बेचने के लिए हमारे पास क्या 3 तरीके दिए हुए थे 98 के अंदर,
व्हाट वी स्टडीड इज 98 में क्या दे रखा था? 98 में सेल करने के तीन तरीके दे रखे हुए थे, डिस्पोज करने के, सॉरी, सेल, हायर और उसके बाद अदरवाइज डिस्पोज ऑफ दे रखा है, ठीक है, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, किसी और तरीके से भी देना। अब 99 इसी को उल्टा कर दिया, ठीक है, सेल का हायर हो गया, सेल का सॉरी बाय हो गया। क्या कह रहा है इसमें? इसमें सेल करने के लिए था, इसमें बाय करने के लिए, किसी बच्चे को खरीदना प्रोस्टिट्यूशन में लगाने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। तो इसमें क्या था, कोई इंसान जो बेच रहा है, हायर कर रहा है, हायर पे दे रहा है, या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करता है। इस सेक्शन में क्या आ जाएगा, इसी को उल्टा कर दिए, सेल की जगह बाय, कोई इंसान जो खरीद रहा है या हायर करता है। इसमें था लेट्स टू हायर, मतलब हायर पे देने के लिए अलाउ करता है, हायर पे देने के लिए, किराए पे देने के लिए अलाउ करता है। यहाँ पे उसे किराए पे लेता है, हायर्स। और तीसरा अदरवाइज डिस्पोजेस ऑफ था, इसमें अदरवाइज ऑब्टेन्स पोजेशन, किसी भी और तरीके से उसे पोजेशन मिलता है, किसका? ऑफ एनी चाइल्ड विथ इंटेंट दैट सच चाइल्ड एट एनी एज बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन or illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such child will at any age be employed for or use for such purpose, shall be punished with imprisonment of legal description which shall not be less than 7 years but may extend to 14 years plus fine। यहाँ पनिशमेंट क्या थी? 10 साल तक की प्लस फाइन, ये था। यहाँ पनिशमेंट क्या है? 7 से 14 साल प्लस फाइन। सेम सेक्शन हो गया। 98 में कह रहा था कोई भी इंसान जो बेचता है या जो हायर पे देने के लिए अलाउ करता है, मतलब किराए पे देने के लिए अलाउ करता है, या किसी भी और तरीके से उसका पोजीशन किसी को दे देता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है, दे दिया किसी को, ठीक है, जानते हुए कि भैया वो ऐसा है कि उसको या तो प्रोस्टिट्यूशन में लगाएंगे या कोई भी और गलत काम ही उससे करवाएंगे, ठीक है। 99 कह रहा है इसका उल्टा कर दिया कि कोई भी इंसान जो खरीद रहा है किसी बच्चे को, बच्चा अगेन चाइल्ड मतलब एनी पर्सन अंडर 18, ठीक है, खरीद रहा है या हायर करता है, वहां पे कहता है लेट्स टू हायर, मतलब रेंट पे देने के लिए अग्री करता है। अपनी बेटी को रेंट पे देने के लिए अगर अग्री कर गया कि ठीक है वो भाड़े पे जाएगी, ठीक है, उसे जितना पैसा मिलेगा उसके लिए वो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, हायर्स, किराया पे लेने के लिए कोई अग्री करता है, और अदरवाइज ऑब्टेन्स पोजीशन, या किसी भी और तरीके से उस बच्चे के पोजीशन, उस बच्चे का पोजीशन मिलता है, किस लिए? कि भाई उस बच्चे को लगाया जाएगा प्रोस्टिट्यूशन में या किसी भी और इमोरल कामों के लिए लगाया जाएगा। तो वहां पे पनिशमेंट क्या है, किसकी पनिशमेंट? जो बायरर या अक्वायरर है, मतलब बायर जिसने खरीदा या अक्वायरर जिसे किसी भी और तरीके से पोजीशन मिला, उसकी पनिशमेंट क्या हो गई? उसकी पनिशमेंट 7 से 14 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, साथ ही साथ फाइन। देखिए वही लिखा है, वाई सेक्शन 1998 टारगेट्स द सेलर, 99 टारगेट्स द बायर और द अक्वायरर। यहाँ पे क्या क्या है, उसमें भी एक्ट था, और एक्ट में क्या था? सेलिंग, लेटिंग टू हायर और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ। यहाँ पे है बाइंग, हायरिंग और अदरवाइज ऑब्टेनिंग पोजेशन, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, किसको? चाइल्ड ऑफ बिलो 18 ईयर्स, और इंटेंट या नॉलेज में किस चीज की? कि प्रोस्टिट्यूशन या इलिसिट इंटरकोर्स में लगाएंगे या किसी भी और इमोरल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। इसमें भी दो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन वन उसमें ही कह रहा था कि अगर आपने किसी ब्रॉथल मैनेजर को ही या प्रोस्टिट्यूट को ही बेच दिया तो हम मानेंगे कि आपने प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही, लगाने के लिए ही दिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वन भी उसका उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी पर्सन कीपिंग और मैनेजिंग अ ब्रॉथल who buys, hides or otherwise obtains a possession of a female under 18 until the contrary is proved to be presumed to have obtained possession of such female with the intent that she shall be used for purpose of प्रोस्टिट्यूशन, बिल्कुल उसका उल्टा। 99 के ठीक उल्टा है 98 के। 98 में कहा, 98 के एक्सप्लेनेशन वन में कि भाई आप किसी प्रोस्टिट्यूट का या ब्रॉथल ओनर को बेचते हो तो हम ये मानेंगे कि आपका इंटेंशन ही था उसे प्रोस्टिट्यूशन में लगाना, ठीक है। आप उसे बर्डन ऑफ प्रूफ है आपके ऊपर, आप प्रूफ कर दिए, अगर कॉन्ट्रेरी तो ठीक है, नहीं तो प्रिजम्पशन तो हमारा यही है। 99 का एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट या ब्रॉथल मैनेजर जो है वो किसी बच्चे को, किसी लड़की को बिलो 18
किसी लड़की को अगर खरीदती है, ठीक है, अगर खरीदते हैं ये लोग या किसी भी और तरीके से उसका पोजेशन उन्हें मिलता है। अब कोई और तरीका से पोजेशन मिलना मतलब जैसे लिखा हुआ है अदरवाइज ऑब्टेन्स, ऊपर भी लिखा था अदरवाइज डिस्पोजेस ऑफ, नीचे भी लिखा हुआ है अदरवाइज ऑब्टेन्स पोजेशन। ये अदरवाइज क्या हो सकता है? पहला तो सेल हो गया, बेच देना, या बाय खरीद लेना, ठीक है, खरीदना बेचना। दूसरा लेट्स टू हायर, और हायर मतलब किराए पे देने के लिए अलाउ करना, और दूसरा किराए पे लेना, भाड़े पे। और तीसरा क्या कह रहा है कि अदरवाइज डिस्पोजिंग, अदरवाइज ऑब्टेनिंग। अब ये अदरवाइज क्या है? अदरवाइज का मतलब किसी भी और तरीके से, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को किडनैप कर लिया गया कहीं से और उसे प्रोस्टिट्यूशन में लगा दिया, ठीक है, ऐसे किसी भी और तरीके से अगर किया गया तो वो उसे हो जाएगा इसके अंदर, अदरवाइज के अंदर आ जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि किसी भी और तरीके से अगर बच्ची का पोजीशन आपको मिला है, अगर आपके पास है, तो हम ये मानेंगे कि आपका आपने उसे प्रोस्टिट्यूशन में लगाने के लिए ही खरीदा है। उस बच्ची को आपने खरीदा ही इसलिए है कि आप प्रोस्टिट्यूशन में लगा सको। अनलेस, अनलेस यहाँ पे क्या है? अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव। यहाँ पे भी बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप जो है वो फिर प्रूफ करो। रिबटेबल प्रिजम्पशन है, आप प्रूफ कर दोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं था, मैंने खरीदा जरूर है, ठीक है, मैं खुद एक प्रोस्टिट्यूट हूं, मैंने खरीदा जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैंने इस बच्ची को खरीदा मैं उसे प्रोस्टिट्यूशन में दे दूंगी। आई माई सेल्फ एम प्रोस्टिट्यूट, आई के नॉट कंसीव, आई के नॉट कंसीव, और मुझे चाहिए थी मेरी अपनी बेटी, इसलिए मैंने इस बच्ची को जरूर खरीदा है, लेकिन मैं इसे प्रोस्टिट्यूशन में लूंगी, बल्कि मैं इसे एक डॉक्टर बनाऊंगी, मेरे पास जो भी मेरी मेहनत से जो पैसे आएंगे मैं उससे इसे डॉक्टर बनाऊंगी। तो इफ यू आर, इफ यू सक्सेसफुली प्रूव योरसेल्फ, आप कर देते हो, तब तो ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है, तो आपकी बात मान ली जाएगी। अदरवाइज इफ यू डोंट सक्सेसफुली प्रूव योरसेल्फ, तो प्रिजम्पशन यही है कि भैया ऐसा है कि क्योंकि आप खुद एक प्रोस्टिट्यूट हो या ब्रॉथल मैनेजर हो और आपने खरीदा है, तो भैया मानिए कि आपका इंटेंशन जो है वो प्रोस्टिट्यूशन में लगाने का ही था, ठीक है। So with this and then explanation 2, illicit intercourse has the same meaning as in section 98, ठीक है। तो 98 और 99 को एक साथ समझ सकते हैं, दोनों सेक्शंस बिल्कुल एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं। एक में एक ही इंसान के लिए देखिए ऐसे करके समझ सकते हैं, देयर इज दिस चाइल्ड ए, गर्ल ए, ठीक है, मान लीजिए एक लड़की ए है, ठीक है। अब इसके फादर जो है वो है पी, और यहाँ पे एक प्रोस्टिट्यूट है एक्स, ठीक है। ये है, इन्होंने क्या किया कि एक्स को ले जाके बेच दिया, ये फादर है, पी जो है ये फादर है, और एक्स जो है ये प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। इन्होंने, फादर ने जाके एक प्रोस्टिट्यूट को, अपनी बेटी को बेच दिया, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इसे बेचा है तो भैया मान के चलेंगे कि प्रोस्टिट्यूट को बेचा है, तो आप प्रोस्टिट्यूशन में ही लगाना चाहते हैं। ये हो गया सेक्शन 98, ठीक है। अब इसी का कॉन्ट्ररी कर दीजिए, अगर एक्स ने खरीदा, भाई इसने बेचा तो इसने खरीदा, एक्स ने पी से खरीदा, ठीक है, मतलब प्रोस्टिट्यूट ने फादर से खरीदा, इन्होंने बेचा इन्होंने खरीदा, करेक्ट, एक ही चीज है वो। तो क्योंकि आपने बच्ची को खरीदा एंड यू योरसेल्फ आर अ प्रोस्टिट्यूट, तो इसका प्रिजम्पशन क्या है? 99 ये मान के चल रहा है, 99 कहता है कि भाई हम ये मानेंगे कि आपने प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही किया है। आप अगर प्रूव कर सकते हो तो कर दो कि नहीं नहीं, और इन दोनों के लिए लाइबिलिटी है। बेचने वाले की लाइबिलिटी कितनी है? 10 साल प्लस फाइन, और खरीदने वाले की लाइबिलिटी कितनी है? 7 से 14 साल प्लस फाइन। ये इनकी पेनाल्टीज हैं। I hope कि I have made things clear, and with this we are done with the chapter. हमने chapter 5 complete कर लिया, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे। सेक्सुअल ऑफेंसेस के पहले सबसे पहले थे, उसके बाद assault and criminal force against women, सो सबसे पहले क्या देखा हमने उसमें? सेक्सुअल ऑफेंसेस देखे। सेक्सुअल ऑफेंसेस में क्या था? जैसे रेप, गैंग रेप, ये सारी चीजें। इसके बाद फिर इसमें क्या आता है? असॉल्ट एंड, वन सेकेंड, असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन, जिसमें क्या था? आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी, फिर स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, ये सारी चीजें हमने देखी।
है, स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। इसके बाद ये टॉपिक कवर किया। इसके बाद आता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, जिसमें हमने डाउरी, डेथ, क्रुएल्टी, ये सारी चीजें देखी। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कॉजिंग मिसकैरेज। मिसकैरेज कॉज करने से रिलेटेड जो ऑफेंसेस है कि मिसकैरेज क्या होता है, मिसकैरेज कॉज करना क्या होता है, मिसकैरेज कॉज करने में कंसेंट की क्या वैल्यू है, कंसेंट है या नहीं, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। और इसको करने के बाद फिर हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड पढ़ा कि बच्चे के अगेंस्ट, जो कि इसका लास्ट टॉपिक था कि एक बच्चे के अगेंस्ट क्या क्या ऑफेंसेस किए जा सकते हैं। इस चैप्टर का नाम ही था चैप्टर 5 जो हमारा है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। कितने से कितने सेक्शन तक? सेक्शन 63 से स्टार्ट होता है और 99 तक। करेक्ट, ठीक है। अब इसे हम डिवाइड करते हैं वेरियस कैटेगरीज में। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? सबसे पहले सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जो हमने देखा, ठीक है, जिसमें हमने बात करी रेप दिया हुआ है, गैंग रेप दिया हुआ है, अग्रेवेटेड रेप दिया हुआ है, ये सारे सिनेरियोज इसमें दे रखे हैं, इनकी पेनल्टीज क्या होंगी। उसके बाद दूसरा क्या है? असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। अगर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज किया जाए वुमेन के अगेंस्ट, जिसमें ऑफेंसेस कौन कौन से थे? स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, डिसरोबिंग हर, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी, ये सारी चीजें इसमें थी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं फिर तीसरी तीसरी क्या चीजें थी? ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, शादी से रिलेटेड कौन कौन से ऑफेंसेस है? सबसे इंपॉर्टेंट डाउरी डेथ, ठीक है, डाउरी डेथ है, क्रुएल्टी है, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। उसके बाद वुमेन को विमेन को झूठ बोल के डिसीट करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या झूठी सेरेमनीज करना एक फेक मैरिज के लिए, ये सारे ऑफेंसेस भी इसमें थे। इसके बाद क्या है? कॉजिंग मिसकैरेज, मिसकैरेज कॉज करना, एक एक करके ये स्टेज हो गया। सबसे पहले शादी हुई, उसके बाद फिर बच्चे के जन्म से पहले मिसकैरेज क्या हो गया? जन्म के पहले, अभी प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान जब अगर बच्चे को मारने की कोशिश की जाए या उसके साथ माँ पे भी, अगर जो मदर है उस जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी भी डेथ कॉज करने की कोशिश की जाए या एक्सीडेंटली भी हो जाए, तो उसके लिए क्या लाइबिलिटीज इस पे आएंगी वो इसके अंदर पड़ेगी। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमने इसमें पढ़ा वो है अगेंस्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है। अब मिसकैरेज वाला जो पार्ट था वो है प्रेगनेंसी के दौरान या छोटे बच्चे जब बिल्कुल इन्फेंट से तब की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब हम ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड की बात करते हैं तो उनके साथ क्या क्या ऑफेंस किया जा सकता है, मतलब उनके जन्म के बाद या जब वो छोटे हैं या 18 साल से पहले तक। हमने चाइल्ड कहा, चाइल्ड प्राइमरीली हमें पता है बीएनएस की डेफिनेशन ही बता देती है कि पर्सन बिलो 18 की बात कर रहा है। तो इस टॉपिक के अंदर यहाँ जहां कहीं पे अगर चाइल्ड स्पेसिफाइड नहीं है वहां हमें पता है कि बिलो 18 की बात हो रही है। और जहां अगर एज ग्रुप स्पेसिफाइड है, टारगेट ग्रुप है, जैसे बेलो 10 या बेलो 12 अलग अलग सेक्शंस में दे रखा है, तो वो उनके लिए एप्लीकेबल होगा। अब उनके साथ क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं वो इस टॉपिक के अंदर था, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन में लगाना, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर देखी। उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में लगाना या उन्हें किसी और तरीके के हजार्डस फैक्ट्रीज में जैसे लगाना, ठीक है, अलाउड नहीं है, लेकिन आप उन्हें उसमें लगा रहे हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लगाना, तो ये सारी चीजें ये हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर अप टिल सेक्शन 99 कवर कर लिया। वी आर डन विद दिस टॉपिक। अब इसके साथ में हमारा टॉपिक शुरू होता है इसके साथ हमारा चैप्टर, जो नया चैप्टर शुरू होता है वो है चैप्टर 6, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द एंटायर बीएनएस। बीएनएस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जो कि शुरू होता है सेक्शन नंबर 100 से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस जिसमें हम पढ़ेंगे, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई,
एबडक्शन, किडनैपिंग एबडक्शन का हमने बार बार जिक्र किया, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, या हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये सारी चीजें, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर देखा, चैप्टर वाइज तो वेरियस सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है, वैसे ही इस चैप्टर को भी वेरियस थीम्स पे, टॉपिक्स पे डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहले देख सकते हो ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, मतलब ऐसे ऑफेंसेस जो कि जिंदगी से, जिससे जो कि जिस पे जान पे बन जाए जिसमें, ठीक है वो। इसके बाद फिर आ जाएंगे कुछ हमारे ऑफेंसेस ऑफ कॉजिंग हर्ट, ये सारे ऑफेंसेस, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कन्फाइनमेंट, ये सब। ठीक है, तो इससे पहले कि हम सेक्शन स्टार्ट करें, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेक्शन देखिए, सेक्शन 100 का नाम है कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, और क्या है, कल्पेबल होमिसाइड। अब ये होता क्या है, तो जब हम इन्फेंटिसाइड पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि हम आगे पढ़ेंगे होमिसाइड। ठीक है, ये दो वर्ड है, कल्पेबल और होमिसाइड। कल्पेबल का मतलब होता है लायबल। लायबल मतलब जहां पे लाइबिलिटी आएगी, मतलब जहां पे आपको आपकी गलती के लिए गिल्टी हो, पनिशमेंट दी जाएगी, वो लायबल। कल्पेबल का मतलब हो गया लायबल। ठीक है, अब आता है होमिसाइड। होमिसाइड में बना है दो वर्ड से मिलकर, होमो प्लस साइड। होमो प्लस साइड मिलके बना होमिसाइड। अब इन दोनों का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है ह्यूमन। आप सबने होमो सेपियंस सुना होगा, ह्यूमन स्पीशीज को कहते हैं होमो सेपियंस। तो ऐसे होमो का मतलब होता है ह्यूमन। ठीक है, और साइड का मतलब होता है किल। इनफैंटिसाइड में भी हमने देखा, तो साइड का मतलब होता है किल, मतलब किलिंग ऑफ अ ह्यूमन। ये मिला के कुल मिला के क्या इज इक्वल टू किलिंग ऑफ ह्यूमन। होमिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ अ ह्यूमन, यही मतलब हो गया। तो कल्पेबल होमिसाइड मतलब ऐसे ऐसी किलिंग ऑफ ह्यूमंस जहां पे कि आप लायबल होगे, जहां पे आप गिल्टी हो, और कहां गिल्टी नहीं होगे वो भी है। अब जैसे इसे समझते हैं, होमिसाइड हुए, ये तो हमें होमिसाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, होमिसाइड का मतलब क्या होता है, किलिंग ऑफ ह्यूमन। अब कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल का मतलब भी हमें लायबल समझ में आ गया, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड देखिए ऐसा है कि होमिसाइड जो है वो भी दो तरह के होते हैं। मतलब हमने कहा, कि होमिसाइड का मतलब तो ये हो गया। ठीक है, अब होमिसाइड हुए दो तरह के, कल्पेबल, नॉन कल्पेबल। अब ये कल्पेबल और नॉन कल्पेबल क्या होता है, कल्पेबल या नॉन कल्पेबल क्या हुआ। कल्पेबल का तो मैंने क्लियरली मतलब बता दिया, जो कि लायबल है। ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटी है, यहाँ पे आप गिल्टी हो। नॉन कल्पेबल कैसे हो सकता है, आप सोचो, अगर हम लॉजिकली सोचे, मतलब आप किसी ह्यूमन को मार रहे हो, नॉन नॉन कल्पेबल हो जाएगा, और उसकी लाइबिलिटी भी ना हो, उसके लिए गिल्टी भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है, इफ यू ऑल रिमेंबर, ये हो जाएगा एक्सक्यूजेबल एंड जस्टिफिएबल। एक्सक्यूजेबल एंड जस्टिफिएबल होमिसाइड, इफ यू ऑल रिमेंबर, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था जनरल एक्सेप्शंस का, पढ़ा था जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस में क्या था, वहां पे भी तो किसी की डेथ हो रही है, डेथ कॉज हो रही है, लेकिन वहां पे लाइबिलिटी क्या है, जो अक्यूज है उस पर लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं आ रही है, वो या तो जस्टिफाइड है वो करने में, या एक्सक्यूज है। बहुत फैक्टर्स है, जैसे पुलिस ऑफिसर ने किया तो क्योंकि अगर वो उसने ड्यूटीज को अपनी पूरा करते हुए किया है तो वो जस्टिफाइड है। ठीक है, या किसी बच्चे ने कर दिया, जान फिर भी गई, लेकिन क्योंकि वो बच्चा है, उसकी समझदारी डेवलप नहीं है, तो वो एक्सक्यूज है। या अगर एक इंसेन इंसान ने कर दिया तो वो जस्टिफाइड है, या एक्सीडेंट हो गया तो जस्टिफाइड है। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है जहां पे कि डेथ ऑफ अ ह्यूमन या किलिंग ऑफ अ ह्यूमन जस्टिफाइड है, जहां पे कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। तो जो नॉन कल्पेबल है वो यही है, जनरल एक्सेप्शन जो हम पढ़ते हैं, जो एक्सक्यूजेबल या जस्टिफिएबल के अंदर हमने पढ़ा था दो कैटेगरीज में करके, जनरल एक्सेप्शंस को, एक्सक्यूजेबल एंड जस्टिफिएबल। तो वो होते हैं नॉन कल्पेबल होमिसाइड्स। और उनके अलावा, जनरल एक्सेप्शंस के अलावा, अब आप बाकी कभी भी अगर किसी की डेथ कॉज कर रहे हो तो आप लायबल हो जाओगे।
तो मतलब नॉन कल्पेबल को अगर हम छोड़ दें, नॉन कल्पेबल मतलब क्या हो गया, एक्सेप्शंस हो गए, जनरल एक्सेप्शंस के अलावा बाकी सारे तरीके की जितनी भी किलिंग ऑफ ह्यूमन होगी वो सब कल्पेबल होमिसाइड हो जाएंगे। मतलब एक्सेप्शंस को छोड़ दिया, उनके अलावा कोई भी जो डेथ है, ह्यूमन डेथ अगर किसी ने कॉज की है, वो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कल्पेबल का मतलब, होमिसाइड का मतलब होमिसाइड पहला वर्ड, ठीक है, होमिसाइड का मतलब क्या हो गया, होमो प्लस साइड यानी किलिंग ऑफ अ ह्यूमन। अब हमने देखा कि किसी सिचुएशन में ह्यूमन की डेथ पे लाइबिलिटी आ रही है, किसी सिचुएशन में नहीं आ रही है। बेस्ड ऑन दैट हमने दो कैटेगरी में उसे कैटेगराइज कर दिया, दो क्लासिफाई कर दिया। क्या हो गया, कल्पेबल एंड नॉन कल्पेबल। ठीक है, कल्पेबल मतलब जहां लाइबिलिटी है, यानी जहां लाइबिलिटी है वो इसके अंडर, और नॉन कल्पेबल जहां पे लाइबिलिटी नहीं है। तो लाइबिलिटी कहां नहीं होगी, जो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा वहीं तो लाइबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब कि नॉन कल्पेबल यानी कि जनरल एक्सेप्शंस को छोड़ दे, तो उसके अलावा बाकी सारे केसेस जो होंगे ह्यूमन डेथ के वो सब कल्पेबल होमिसाइड हो जाएंगे, जहां डेथ अगर इंटेंशनली कॉज की गई है। ठीक है, ये जो है ये हो गया होमिसाइड। ठीक है, दिस स्मॉलर सर्कल ये हो जाएगा नॉन कल्पेबल। ये इसके अलावा दिस एंटायर, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ये पूरा पूरा बिगर सर्कल जो है वो कुल मिला के होमिसाइड, होमिसाइड तो सब है पूरा इसके अंदर, लेकिन इसी होमिसाइड के अंदर कुछ एक पोर्शन है, उसको एक काम करते हैं, पहले चेंज का कलर ऐसा करते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा, ये क्या है, नॉट कल्पेबल है, और इसके अलावा जो पूरा है मतलब अदर देन दिस पूरा वो कल्पेबल हो। ठीक है, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं सेक्शन। देखिए चैप्टर 6 जो बात करते हैं ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी रेफर टू क्रिमिनल एक्ट्स दैट कॉज फिजिकल हार्म, डेथ और लॉस ऑफ लिबर्टी। इसीलिए है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ, यही तो कह रहा है अफेक्टिंग, ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ। लाइफ को अफेक्ट करने वाली क्या क्या ऑफेंसेस होते हैं, या तो आपकी डेथ हो गई, आपकी लाइफ से, आपकी लिबर्टी से, या इन सारी चीजों से, या आपको फिजिकल हार्म देने वाले ये सारे जो ऑफेंसेस हैं वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। सबसे पहले आ गए हम कल्पेबल होमिसाइड पे। कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है, देखिए क्या कह रहा है, हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एनी एक्ट। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले तो डेथ कॉज की गई है। ठीक है, डेथ किस चीज से, बाय डूइंग एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन है डेथ कॉज करने का, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली हार्म एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। या तो अगर डेथ कॉज करने का इंटेंशन नहीं है तो क्या है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग ऐसी बॉडीली हार्म करने का दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ। मतलब ऐसी इंजरी करो, ऐसी इंजरी जिससे आपको पता है कि जान उसकी चली जाएगी। ठीक है, अगर आपने एक हेवी से आयरन रॉड से, जो आपको पता है दिस थिक आयरन रॉड, किसी के बिल्कुल सर पे 3 से 4 बार आपने मारा, आपको पता है कि वो इंसान इतना, ऐसी इंजरी है कि वो मर जाएगा, आपका इंटेंशन क्या था, ऐसी इंजरी कॉज करने का जिसको आपको पता है चांसेस, लाइकलीहुड है, लाइकलीनेस है, लाइकलीनेस मतलब पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है,
उन सर्कमस्टेंसेस में प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई इंजरी का नेचर देखते हुए चांसेस ये है कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो सेकंड ये कह रहा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, इतना सफिशिएंट है वो कि मतलब चांसेस ये है कि वो मर जाएगा। और with the knowledge that is like that he is likely by such act to cause death, या तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा जानकारी है, नॉलेज, किस चीज की नॉलेज, नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तीसरा क्या कह रहा है कि या तो जानकारी है कि भाई जो एक्ट करने जा रहे हैं उससे डेथ कॉज हो सकती है। पहला पहला तो इंटेंशन ही बात कर रहा है आपकी कि भाई आपको डेथ कॉज करने का ही इंटेंशन था, ठीक है। दूसरा दूसरा कह रहा है कि इंजरी देने का इंटेंशन था, लेकिन ऐसी इंजरी कि आपको पता है कि भाई अगर हम जो डिग्री ऑफ रिस्क है इसका मतलब जितनी सिवियरिटी है इंजरी की, चांसेस ये है कि इंसान बचेगा नहीं, मतलब उसकी डेथ हो सकती है। तो ये हो गया सेकेंड। थर्ड क्या कह रहे हैं, नॉलेज, किस चीज की, नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, इस बात की जानकारी है कि इस एक्ट से जान किसी की जा सकती है, किसी की डेथ हो सकती है। जैसे देखिए करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हो गया इंटेंशन कॉजिंग डेथ, ठीक है, डेथ कॉज करने का ही इंटेंशन था। दूसरा कॉजिंग बॉडीली इंजरी, कितनी बॉडीली इंजरी, कैसी कैसी, दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे जान जाने के चांसेस हैं, ठीक है। और तीसरा नॉलेज ऑफ लाइकलीहुड, कि भाई आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो जिसमें आपको पता है एक्ट ही ऐसा है, एक्ट का नेचर ही ऐसा है कि हो सकता है किसी की जान जाने के चांसेस हैं, हो सकता है। अब जैसे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ठीक है, एक्सट्रीमली क्राउडेड कोई प्लेस है, एक्सट्रीमली क्राउडेड उस मार्केट में प्लेस के अंदर आप रैश ड्राइविंग शुरू कर देते हो, किसी ने रैश ड्राइविंग शुरू कर दी से 120 की स्पीड से कार दौड़ा दी। अब आपको पता है कि वो एरिया इतना क्राउडेड है, वो एक मार्केट एरिया है कि स्पीड से जो कोई सामने आएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपका इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, इंटेंशन है नहीं, मारने की कोई इंटेंशन नहीं है, ना ही किसी को ऐसे इंजरी देने का है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आपका एक्ट इतना डेंजरस तो है कि उससे जान चली जाए, मतलब आपको पता है कि जो करने जाओ, अभी क्राउडेड जगह है, ऐसा नहीं है कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्राउडेड जगह है जानते हो, मार्केट प्लेस है जानते हो, भीड़ रहती है आप जानते हो, आप कार ओवर स्पीड कर रहे हो, 120 की स्पीड से चला रहे हो आप ये भी जानते हो। तो इन सबको अगर जब आप साथ में देखोगे तो आपको पता है कि चांसेस ये हैं कि ओवर स्पीड करने पे किसी की जान जा सकती है, ये इसके अंडर कवर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड क्या कहता है कि भाई आप कोई ऐसा एक्ट करते हो किसी की जान, या तो किसी की जान लेने के लिए, पहली चीज, ठीक है, या दूसरा क्या है कि ऐसी इंजरी कॉज करो कि वो उससे जान चली जाए उसकी। अब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो कि भाई कार चला रहे हो, क्राउडेड एरिया भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आप चला तो रहे हो नॉर्मल रोड पे, ठीक है, लेकिन आप कार सही से भी चला रहे हो और आपने क्या किया कि आपको था कि किसी इंसान को आपको घायल करना था, ठीक है, उसकी जान नहीं लेनी है लेकिन आपको उसे घायल करना था। तो आपने क्या किया कि आपको आपको पता था कि वो इंसान कब कहाँ से जाता है, उसका टाइम क्या है, आपने उस जगह पे जाके जब वो रोड क्रॉस कर रहा था आपने क्या किया कि उसने कार, अपनी कार से उसे इतना पुश किया कि उसे बहुत सीवियर इंजरी हुई। अब उस इंजरी के बेसिस पे आपको अंदाजा है, लाइकलीनेस ये है कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये पहला तो भाई आपने इतना जोर मारा या गाड़ी चढ़ा दी किसी के ऊपर, तो आपको पता है आपको मारने का ही इरादा ही था, तो आपने गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर, ठीक है, इंटेंशन टू कॉज डेथ। दूसरा उसे धक्का मारा, कार से धक्का मारा लेकिन उसकी डेथ नहीं कॉज करी, पर हाँ उसकी ब्लीडिंग बहुत हो गई। अब क्योंकि ब्लीडिंग इतनी हो गई तो आपको पता है कि उसकी इतनी ब्लीडिंग हो जाने से चांसेस ये है कि उसकी डेथ कॉज हो जाए। और तीसरा क्या कह रहा है कि भाई आपका एक्ट ऐसा है जिसकी आपको जानकारी है कि इस सिचुएशन में ऐसे किसी की जान जा सकती है, कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन हाँ जैसे मैंने कहा कि क्राउडेड जगह पे आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो सब कुछ जानते हुए, तो आपको पता है कि जो कोई सामने आएगा उसकी जान जा सकती है। तो यही कह रहा है, इसके एग्जांपल से देखते हैं, देखिए करके इलस्ट्रेशन। ए ले स्टिक्स एंड टर्फ ओवर अ पिट, पिट क्या है, ऐसे गड्ढा, ठीक है, ए ने क्या किया, इस गड्ढे के ऊपर ऐसे लकड़ियां पत्ते सूखे पत्ते सब बिछा दिए,
ठीक है, इस तरीके से इसे कवर करने की कोशिश की, मिट्टी से, लकड़ियों से, सबसे ऐसे कवर कर दिया। अब इंटेंशन क्या था, ये तो एक्ट हो गया, देखिए ये ऑफेंस होने के लिए, जब तक हमने जनरल एक्सेप्शन पढ़े थे हमें वहां पे पता था कि एक्टस रियस है, लेकिन मेंस रिया वहां पे माइनस था, मेंस रिया वहां पे नहीं था, और क्योंकि मेंस रिया नहीं था इसीलिए वो कल्पेबिलिटी उसमें नहीं आ रही थी, वो नॉन कल्पेबल होमिसाइड्स हो गए थे, जो हमने अभी देखा वहां पे एक्सेप्शंस में फॉल कर गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सब में देखेंगे एक्टस रियस भी है और साथ ही साथ मेंस रिया भी है, क्योंकि जब तब दोनों चीजें होंगी तभी हमें पता है ऑफेंस कमिट होगा। तो यहाँ देखिए एक्टस रियस क्या हो गया, ए ले स्टिक्स एंड टर्फ ओवर अ पिट, ठीक है, एक्ट कर दिया, एक गड्ढे के ऊपर आपने पत्ते बिछा दिए, मिट्टी बिछा दिया, लकड़ियां बिछा दी, उसे कवर कर दिया, ये एक्ट हो गया। इंटेंशन क्या है, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग डेथ, आपका इंटेंशन ही है किसी की डेथ कॉज करना, और विद द नॉलेज दैट द डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाय कॉज, अगर या तो इंटेंशन ही है डेथ कॉज करने का, या अगर इंटेंशन नहीं है तो भी आपको पता है कि भाई एक गहरा गड्ढा है, आपने इसे पत्तों से ढक दिया है, आपको पता है कि लकड़ियां है, लकड़ियों के ऊपर सूखे पत्ते से बिछा दिए जिससे वो पता नहीं चल रहा है, आपको पता है कि कोई इंसान अगर उस पर चढ़ेगा तो गिर के उसकी डेथ हो जाएगी, ये ऐसा है, ये गड्ढा ऐसा है कि इसमें गिरने से मौत हो जाएगी, तो या तो इंटेंशन ही है या जानकारी है कि इस एक्ट से डेथ कॉज हो सकती है यहाँ पे। अब क्या हुआ, जेड बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, अब जैसे मैंने कहा कि भाई आपने इस तरीके से बिछा दिया कि किसी को पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कि ये पत्ते और लकड़ियां बिछाए हुए हैं, किसी को ये फ्लोर ही लगेगा, जमीन ही लगेगा, ग्राउंड ही लगेगा, तो जेड के साथ वही गलती हुई, जेड को क्या लगा, ये तो अच्छा, ये तो रास्ता, ये तो जमीन है, और इसे जमीन समझते हुए इस पे चलने लगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, ट्रेड्स ऑन फॉल्स इन एंड इज किल्ड, अब जेड जा रहा था, चलते चलते इसके अंदर गिर गया, उसे लगा जमीन है, चल के जाने पे वो गिर गया और जेड की डेथ हो गई। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए जो है इसने कल्पेबल होमिसाइड किया है, भले आपका इंटेंशन नहीं था मारने का, लेकिन लेकिन क्या था, यहाँ पे आपको पता तो था कि क्योंकि ये आपका एक्ट ऐसा, ये बिल्कुल जमीन की तरह दिख रहा है, जबकि ये है एक बहुत बड़ा गड्ढा, कोई भी गिरेगा इसमें तो इस गड्ढे की गहराई इतनी है कि उसकी डेथ हो जाएगी, तो आपको इसमें कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबिलिटी होगी। सेकेंड एग्जांपल देखिए क्या है, सेकेंड कह रहा है ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, अब ए को पता है कि जेड जो है वो झाड़ियों के पीछे है, ठीक है, बुश के पीछे बैठा हुआ है, बी डज नॉट नो इट, लेकिन बी को इसके बारे में नहीं पता था, ए को पता है पर बी को नहीं पता है इस बारे में, ठीक है, और जेड झाड़ियों के पीछे है। नाउ ए ने क्या किया, इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज जेड्स डेथ, क्या तो उसका इंटेंशन ही था या फिर उसे जानकारी थी कि इससे जेड की डेथ हो जाएगी, उसने क्या किया, बी को इंड्यूस कर दिया टू फायर एट द बुश, उसने बी को ऐसे बहका दिया, कह रहे अरे ठीक है कुछ नहीं है भाई, चिंता मत करो, वहां सिर्फ एक जानवर है, कुछ भी नहीं है, उसने इंड्यूस कर दिया वहां पे फायर करने के लिए, शूट करने के लिए। अब ए को सच्चाई पता थी कि वहां पे कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान, लेकिन बी को ये बात नहीं पता थी, तो लाइबिलिटी किसकी होगी, एक्चुअली गन बी से चला, डेथ बी की वजह से कॉज हुई, लेकिन बी लाइबल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसकी कोई जानकारी ही नहीं थी, उसे तो इनफैक्ट इंड्यूस कर, अरे वो इंसान नहीं है भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे, वहां एक जानवर है, उसे शॉट करना है तुम्हें, मुझे पता है, मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ, मुझे पता है वहां एक जानवर है, तो उसने इंड्यूसमेंट में शॉट किया, वहां उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी, लेकिन ए किस लिए, ए जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल हो जाएगा, भले उसने खुद ने नहीं किया लेकिन करवाया, ये जानते हुए कि वहां पे एक इंसान है, उसने गन फायर करवाया उस पर, तो कल्पेबल होमिसाइड, ये हो गया सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड का, यही बस इतनी सी बात है। अब ठीक है, अभी तो आई एम श्योर ये सेक्शन क्लियर होगा कल्पेबल होमिसाइड का, ठीक है, बट आई ऑल्सो नो कि इसमें डाउट आता कब है, ये डाउट तब अराइज होंगे इसके अंदर जब भी रीड सेक्शन 101, जब हम मर्डर का सेक्शन पढ़ेंगे, तो बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन इज वेरी सिमिलर, बहुत सिमिलर है, तो अभी तो ये बात समझ में आएगी, अच्छा ठीक है, किसी इंसान की अगर इंटेंशन से डेथ कॉज की जाए या इंटेंशन से इतनी इंजरी दी जाए जिससे उसकी डेथ कॉज हो जाए, या जानकारी है कि आपकी एक्ट से डेथ कॉज हो जाएगी, तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा इंसान, ठीक है। अभी तक तो हमें ये पता है कि कल्पेबल होमिसाइड एग्जांपल्स भी देखे, कंफ्यूजन कहाँ आएगा, कंफ्यूजन आएगा वंस वी स्टार्ट रीडिंग 100 सेक्शन 101, इसमें क्या है देखिए, सेक्शन 101 क्या कह रहा है कि वेयर द एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, ठीक है, ये सेक्शन मतलब 5 एक्सेप्शन बताता है, 1 2 3 4 4 एक्सेप्शन बता रहा है,
ये केसेस बता रहा है कि इन केसेस के अलावा, इन सिनेरियोज के अलावा कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर होगा, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर आफ्टर एक्सेप्टेड। मतलब ये एक्सेप्शन हो गए, इन एक्सेप्शंस के अलावा कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। अब ये जो सेक्शंस हैं ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वील बी रीडिंग दिस सेक्शन एंड ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। आगे से हम इसमें अगले लेक्चर में अपनी सारी डिटेल्स में इसे डिस्कशन करेंगे कि, और मेनली हम इसमें और कल्पेबल होमिसाइड में डिस्टिंक्शन समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट हैपेंस, इट्स अ वेरी 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 कॉमन प्रॉब्लम। यू नो डिफरेंस एक्चुअली इट्स अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होती है। और जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तब उसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली डिफरेंस कहाँ आ रहा है। बिकॉज आप जब लैंग्वेज भी पढ़ोगे ना, जब हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो लैंग्वेज भी बहुत सिमिलर है दोनों सेक्शंस की। तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कौन सा कल्पेबल होमिसाइड है, कौन सा मर्डर है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील बी स्टार्टिंग विद दिस सेक्शन, और हम आगे के आने वाले सेक्शंस को भी इसमें पढ़ेंगे। सो फॉर टुडे हमने आज ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड पूरा कंप्लीट किया, एंड हमने स्टार्ट कर दिया चैप्टर 6 जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट होने वाले जो ऑफेंसेस है वो इसमें एक जगह पे कैटेगराइज किए गए हैं, सारे दिए हुए हैं। आईपीसी में जैसे था ये वैसे ही दे रखा है। सेक्शन 100 से स्टार्ट है ये, जिसमें हमने पहला टॉपिक का पहला सेक्शन, पहला टॉपिक क्या हो गया, ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ, लाइफ को अफेक्ट करने वाले जो ऑफेंसेस हैं वो पढ़ना है, जिसमें हमने पहला सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड को पढ़ा। अब इसमें कल्पेबिलिटी क्या होती है, कल्पेबल क्या होता है, होमिसाइड क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड होता क्या है, होमिसाइड कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ठीक है, अब हम देख सकते हैं सेक्शन 99 में कि सेक्शन 99 में पनिशमेंट नहीं दे रखी है। क्या हमने देखा सेक्शन 99 में कहीं पनिशमेंट दिया है इसकी लैंग्वेज में? नहीं। ये डिफरेंस जो सेक्शन है सिर्फ बता रहा है कि व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड, या व्हाट अमाउंट्स टू कल्पेबल होमिसाइड। जो पेनाल्टी तो दे नहीं रखी है, पेनाल्टी इसकी अलग दे रखी है। तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है, और आगे आने वाले सेक्शंस पे फिर विल बी डिस्कसिंग, और आने वाले लेक्चर्स में विल बी डिस्कसिंग दीस सेक्शंस 101 onwards in detail. So I hope कि आपका आज का लेक्चर अच्छा रहा है, आपको चीजें समझ में आए। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप हमें हमारे जुडिशियल लॉ क्लासेस के नंबर्स पे रीच आउट कर सकते हो, हमारे ईमेल आईडी पे आप हमें अप्रोच कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप हमें मेल लिख सकते हो, हमारे वेबसाइट के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। सो स्टे कनेक्टेड, कीप स्टडीइंग, एंड see you all in the next lecture.